अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म का टॉपिक कवर करेंगे, जो कि हमारा ऊप की सीरीज़ का लास्ट टॉपिक होगा, पॉलीमॉर्फिज्म। पिछले वीडियो के पिछले पार्ट्स में मैंने अपलोड कर चुकी हैं इनकैप्सुलेशन की वीडियो, एक्सट्रैक्शन और इनहेरिटेंस, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के अंदर। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो काइंडली वो देख लें, ताकि उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप लोगों को समझ आ जाएँ और वही कॉन्सेप्ट्स फिर हमारे पॉलीमॉर्फिज्म में भी यूज़ हो रहे होंगे। तो लाइन से वीडियोज़ देख लीजिए। अच्छा, जो नेक्स्ट वीडियो के लिए अनाउंसमेंट ये है कि सर्जिया की जो रेपो है उसके अंदर उसके अंदर जो हमारा जो भी फ़ोल्डर जितना भी कोड है सर्जिया की रेपो के अंदर, वो हमारे टेस्ट में आएगा और 20 जुलाई से हमारा टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। तो जो गवर्नर हाउस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अनाउंसमेंट है। तो उनकी प्रिपरेशन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर सर्जिया की जो रेपो के अंदर जितना भी कोड है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, और वो गिटहब पे रेपो मैं उसको भी दिखा देता हूँ आप लोगों को जल्दी से। गिटहब पेनावर्स पे अगर मैं जाऊँ, यहाँ पे लर्न टाइपस्क्रिप्ट है, इसके अंदर मैं आऊँगा तो यहाँ पे सारे स्टेप्स हैं। तो ये सारी वीडियोस, ये सारे जो फोल्डर्स हैं इनके अंदर जो कोड है उसमें से हमारे पास टेस्ट में आएगा। तो इसकी प्रिपरेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म शुरू करने से पहले इनकैप्सुलेशन के अंदर लास्ट वीडियो में मैंने जो है ना एक थोड़ी-सी कन्फ्यूजन हो गई थी, तो वो मैं कन्फ्यूजन जल्दी से दूर कर देता हूँ। छोटी-सी एक मुझसे कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई, तो वो मैं दूर कर देता हूँ। मैं अपना कोड खोलूँगा पुराना वाला, अगर आप लोगों ने भी लास्ट वीडियो देखी है तो उसके अंदर ये वाला कोड मैंने करवाया था इनकैप्सुलेशन समझाने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे ना ये जो मैंने कोड लिखा था, इसमें जब मैं गेटर और सेटर्स पढ़ा रहा था, तो छोटी-सी एक बात थी जो कि के लिए मैं क्लियर कर देता हूँ कि गेटर और सेटर जो मेथड्स होते हैं हमारे, वो जो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना हमारी, उनको एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है, उनको सेट करने के लिए और उनको गेट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है? इतनी बात तो हम लोग को समझ आ गई थी। लेकिन अब इनकी नेमिंग की बात आई, तो इनकी जो नेमिंग होती है ना, जो इनका नाम रखा जाता है, जैसे गेट का जो ये मेथड है और ये सेट का मेथड है, सेट नेम और यहाँ पे नेम, तो इनका जो नाम जनरली रखा जाता है ना वो सेम रखा जाता है, गेट और सेट का। तो इनका जो नाम है आप अलग भी रख सकते हो, सही है? जिस नाम से आप रखोगे उसको नीचे उसी नाम से कॉल करोगे इस मेथड को। लेकिन हम लोग यहाँ पे जब ये मेथड्स बना रहे होते हैं, गेटर और सेटर के मेथड्स, तो ये जो मेथड्स होते हैं, जैसे कि नेम को अगर मैं गेट करवा रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे नेम का नाम रखा था गेट, और फिर यहाँ पे जो नाम है गेटर मेथड का, उसका नाम है नेम, NAME। तो यहाँ पे मैं नेम को गेट करवा रहा था, और यहाँ पे सेट नेम का जो है उसमें मैं सेट नेम, तो इनका जो नाम है वो सेम होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे नेम ही कर दूँगा इसको, क्योंकि इनका जो नाम है वो सेम होना चाहिए। इसी तरीके से एज है, गेट एज, और यहाँ पे सेट एज, तो यहाँ पे मैं एज कर दूँगा इसको, ठीक है? और यहाँ पे जो कलर है उसको मैं यहाँ पे सिर्फ कलर कर दूँगा। तो इनका जो नेम है ना हमारे पास गेटर और सेटर मेथड का, एज का गेट का मेथड और सेट का मेथड दोनों का नाम सेम होगा, और कलर का जो सेट का मेथड है और गेट का मेथड है वो दोनों का नाम सेम होगा, और गेट का जो नेम का मेथड है और सेट का जो नेम का मेथड है उनका नाम सेम होगा, स्पेलिंग सेम होगी। ठीक हो गया? तो एक ये बात थी छोटी सी। दूसरी बात ये कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज हमारे पास होती है ना, जैसे ये मेरी कलर की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, एक्सेस मॉडिफायर्स मैंने पढ़ाया था, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा। तो ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती हैं, इनके शुरू में ना हम लोग बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हम लोग यहाँ पे अंडरस्कोर लगा दें। अगर नहीं लगाओगे आप तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चल जाएगा, ठीक है? वो चल जाएगा, अगर मैं नहीं भी लगाऊंगा तो वो चल जाएगा। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि मैं शुरू में उसको अंडरस्कोर लगाऊं, ताकि ये हो कि जब हम लोग इनका गेटर और सेटर बना रहे हो, जैसे यहाँ पे मैंने कलर का गेटर ये बनाया और सेटर मेथड जो मैंने बनाया कलर का वो ये बनाया। अगर मैं यहाँ पे इसको सेम कर दूँ इस तरीके से COLOR, तो यहाँ पे मुझे एरर देगा, यहाँ पे मुझे वो बनाने नहीं देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके शुरू में इस तरीके से अंडरस्कोर लगा देंगे। समझ आई बात? तो ये अंडरस्कोर से क्या होगा, ये पता चल जाएगा ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और ये जो है ये गेटर मेथड है और ये सेटर मेथड है इसका। तो इस तरीके से हम लोग अंडरस्कोर लगा देते हैं इसके शुरू में। ठीक हो गया? तो एक ये चीज़ थी। बाकी इनको कॉल करने का तरीका वही है, उसी तरीके से। अब यहाँ पे मैंने क्योंकि नेम चेंज कर दिया था, सेट सब में से हटा दिया, तो मैं सेट हटा देता हूँ, यहाँ पे यहाँ से भी हटा देता हूँ। तो
यहाँ से भी हटा देता हूँ, तो मुझे एरर ख़त्म कर देगा। ठीक है, सेट करने का तरीका वही है, डॉट ऑब्जेक्ट जो हमने ऊपर बनाया था उसको लिख के डॉट हम लिखेंगे यहाँ पे, डॉट जब मैं डालूंगा तो यहाँ पे वो मुझे प्रॉपर्टीज़ दे देगा। सही है, तो उसमें यहाँ पे नेम कर देता हूँ एज और कलर, इस तरीके से। तो वैसे तो हम लोग यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे लोग मेथड बना रहे हैं, लेकिन जब हम नीचे इनको यूज़ करेंगे ना, जैसे obj.name, तो टेक्निकली ये प्रॉपर्टी है, ये मेथड नहीं है। सही है, आप लोग बोलोगे कि ऊपर तुमने मेथड बनाया था ना, ऊपर जैसे कि अगर मैं इसकी बात कर लूँ सेटर मेथड की, एज के मेथड की बात कर लूँ, तो अगर मैं ऊपर जाऊँ तो ये एक मेथड है। सही है, ये एक मेथड है, सेटर मेथड है। लेकिन जब हम इसको नीचे लिख रहे हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, प्रॉपर्टी। तो टेक्निकली ये प्रॉपर्टी है, क्योंकि हम प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं। अगर ये मेथड होता तो यहाँ पे कर्ली राउंड ब्रैकेट लगे होते आगे, इसलिए हम इसको प्रॉपर्टी कहेंगे। तो लास्ट वीडियो के अंदर यही थोड़ी कन्फ्यूजन थी कि ये प्रॉपर्टी है मेथड है, तो ये जो है ना प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग प्रॉपर्टी कहेंगे। सेटर मेथड हमने ऊपर बनाया है, लेकिन जब हम इसको नीचे इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको हम लोग प्रॉपर्टी कह रहे हैं। प्रॉपर्टी देके इज इक्वल्स टू इसकी प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं। इसी तरीके से नेम की प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं, कलर की प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं। तो ये वैसे इसको मेथड भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये है कि हम इसको प्रॉपर्टीज़ कहें। ठीक है, यहाँ से मैं मेथड हटा दूंगा, ये प्रॉपर्टीज़ है। सही है, obj.name, obj.age, obj.color, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। सेटर एंड गेटर्स तो हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर होल्ड करोगे तो ये प्रॉपर्टी आएगा। ठीक हो गया, तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, मैंने दूर कर दी है। अब हम चलते हैं अपने असल टॉपिक पे, आज की वीडियो का, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है? तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है मैनी फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मैनी फॉर्म्स। पॉली का मतलब मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब फॉर्म्स। तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट या एक ऐसी चीज़ जिसकी बहुत सारी शक्लें हैं, तो उसको हम कह सकते हैं मैनी फॉर्म्स। तो हमने इसका मतलब तो समझ लिया। तो ये होता क्या है, मतलब प्रोग्रामिंग के अंदर होता क्या है, उससे पहले मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल बता देता हूँ कि आप हम लोगों ने, हम सब ने बचपन में एक कार्टून तो देखा ही है, बेन 10। तो उसके अंदर जो एक कैरेक्टर होता है हमारा बेन, वो 10 डिफरेंट एलियंस कह लें या 10 डिफरेंट फॉर्म्स में वो कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो वो एक ही कैरेक्टर है, लेकिन वो 10 डिफरेंट फॉर्म्स में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉलीमॉर्फिज्म की रियल वर्ल्ड एग्जांपल के एक कैरेक्टर है या एक क्लास ले लें, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हो गई, एक मेथड ले लें, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं और वो डिफरेंट बिहेवियर्स हैं। अब ये कैरेक्टर है, इसका अलग बिहेवियर है, ये कैरेक्टर है, इसका अलग बिहेवियर है, तो 10 डिफरेंट फॉर्म्स है। तो ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल है एक। ठीक है, अच्छा, अब एक और अगर मैं इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूँ पॉलीमॉर्फिज्म की, तो मैं ऐसे यहाँ पे मैंने, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या दूँ, तो मैं आया यहाँ पे जेमिनी पे, और यहाँ पे मैंने सर्च किया कि रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, तो उसने मेरे कुछ एग्जांपल्स नहीं, तो एआई के थ्रू हम लोग ये चीज़ें कर सकते हैं। तो ये बहुत यूज़फुल है जेमिनी। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे जो उसने एग्जांपल दी है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, तो हमारे पास जैसे कि बॉल है। सही है, अब बॉल के डिफरेंट बिहेवियर हो सकते हैं स्पोर्ट्स के अंदर। अब मैं कहूँ कि फुटबॉल के अंदर बॉल का बिहेवियर अलग होगा, क्रिकेट के अंदर भी बॉल का बिहेवियर अलग होगा। क्रिकेट में क्या होगा कि हम लोग बैट के थ्रू उससे इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, और फुटबॉल के अंदर क्या होगा कि उसको हम लोग किक करेंगे। तो डिफरेंट बिहेवियर से है एक ही चीज़। सही है, उसका साइज़ अलग हो सकता है, उसकी डायमेंशंस अलग हो सकती है, छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन है बॉल ही। लेकिन हर स्पोर्ट के अंदर उसकी फंक्शनैलिटी जो है वो वो सेम है, मतलब वो है बॉल ही, लेकिन उससे इंटरेक्ट कैसे करेंगे वो अलग है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर, यानी कि उसकी जो हमारे पास फॉर्म है वो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, और जो फंक्शनैलिटी है यानी कि है वो बॉल ही। ठीक है, यानी कि वो रोल करेगी, वो है वो बॉल ही। सही है, सर्कल होगी वो, ये सब ये सारी चीज़ें वो सेम होंगी, उसकी वो सिमिलर होगी, लेकिन उससे इंटरेक्ट कैसे करेंगे वो डिफरेंट है। हर गेम के हिसाब से उसकी जो इंटरेक्शन होगी वो डिफरेंट होगी। टेनिस के अंदर हम लोग अलग तरीके से करेंगे। ठीक है, तो अब आप लोगों को पॉलीमॉर्फिज्म का अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अच्छा, तो अब हम लोग चलते हैं सर बिलाल की रेपो के अंदर। ये रेपो का लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे हमारे पास 4 फ़ोल्डर्स हैं। क्लास के फ़ोल्डर के अंदर मैं आऊँगा पॉलीमॉर्फिज्म में, क्योंकि आज का टॉपिक ये है, और उसके अंदर मेरे पास 2 हैं, ओवरलोड और ओवरराइड। तो
पॉलीमॉर्फिज्म की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है मेथड ओवरलोडिंग और एक होता है मेथड ओवरराइडिंग। तो पहले हम लोग मेथड ओवरलोडिंग के अंदर आएंगे और मेन डॉट टीएस में खोल लूँगा। ठीक है, अब ये जो कोड है ये मैं समझाऊंगा आखिर में। सही है, आप लोग यहाँ से इसकी डेफिनेशन पढ़ लो। तो ये वही डेफिनेशन बताएगा। मेथड ओवरलोडिंग द फीचर टाइप्स वेयर क्लास कैन हैव मल्टीपल मेथड्स। ये अभी हम देख लेते हैं इसको, आप लोग चाहो तो पढ़ लो। सही है, सिंगल क्लास होती है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मेथड ओवरलोडिंग के अंदर कि ये सिंगल क्लास के अंदर हो रही होती है। ठीक है, इनहेरिटेंस इसमें नहीं लग रही होती है। जबकि मेथड ओवरराइडिंग जो मैंने दूसरी टाइप आप लोगों को बताई थी अभी पीछे हमने देखी थी, उसमें पेरेंट चाइल्ड क्लास आती है, इसमें इनहेरिटेंस लग रही होती है। तो मेथड ओवरलोडिंग एक ही सिंगल क्लास के अंदर हो रही होती है, एक ही क्लास के अंदर हो रहा होगा मेथड ओवरलोड। और मेथड ओवरराइडिंग जो है ना पेरेंट चाइल्ड क्लास के अंदर, यानी इनहेरिटेंस इसमें लग रही होगी। तो पेरेंट चाइल्ड क्लास के अंदर हमारे पास मेथड ओवरराइडिंग होती है। कैसे होती है अभी देख लेते हैं। पहले हम लोग मेथड ओवरलोडिंग पढ़ रहे हैं, तो मैं जल्दी से अपने फोल्डर के अंदर आऊँगा और मेरे पास यहाँ पे क्लास 15 का फोल्डर है। मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेता हूँ जल्दी से, पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से। सही है, यहाँ पे मैं दो और बना लूँगा, एक मेथड ओवरलोडिंग का, मेथड ओवरलोडिंग, और यहाँ पे एक और बना लेता हूँ, मेथड ओवर राइडिंग। सही है, अब मैं आऊँगा मेथड ओवरलोडिंग के फोल्डर के अंदर और यहाँ पे मैं CMD ओपन करूँगा और कोड स्पेस डॉट से अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लूँगा और हम लोग शुरू करते हैं मेथड ओवरलोडिंग। तो अगर आप लोग को याद हो, पहले तो मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ index.ts। अगर आप लोग को याद हो कि हम लोगों ने फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ा था। सही है, फंक्शन ओवरलोडिंग हम लोगों ने पढ़ा था, कुछ याद आया आप लोगों को? पहले हम लोगों ने फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ा था। मेरी पिछली वीडियोस में भी फंक्शन ओवरलोडिंग आप लोगों को दिख जाएगा वहाँ पे। तो फंक्शन ओवरलोडिंग का अगर मैं यहाँ पे कोड लगाऊँ तो फंक्शन ओवरलोडिंग कुछ इस तरीके से हो रही थी कि हमारे पास कुछ सिग्नेचर्स होते थे और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती थी। सही है, ये इम्प्लीमेंटेशन हो गई मेथड की। सही है, और ये जो दो हैं हमारे पास, ये इसके सिग्नेचर्स हो गए। तो ये हमारी फंक्शन ओवरलोडिंग थी। तो ये मैं जल्दी से इसका रिव्यू दे देता हूँ छोटा सा। इसमें हो ये रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन है f1 और उसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं और मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ स्ट्रिंग, हेलो की स्ट्रिंग रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है, अब ये सिग्नेचर्स क्या होते हैं? सिग्नेचर्स ये होते हैं कि अगर हमारे पास, जैसे कि अभी तो यहाँ पे दो आर्गूमेंट है, अगर हमारे पास तीन आर्गूमेंट आ जाए या चार आर्गूमेंट आ जाए तो हम लोग यहाँ पे सिग्नेचर्स का इस्तेमाल करते हुए मेथड फंक्शन ओवरलोडिंग कर सकते हैं और भी आर्गूमेंट्स पास कर सकते हैं इसके अंदर। अभी तो मैंने दो ही रखे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे तीसरा आर्गूमेंट भी पास कर सकता हूँ, सी मैंने ले लिया, सी मैं पास कर सकता हूँ। सही है, तो इस तरीके से हम लोग और भी आर्गूमेंट्स पास कर सकते हैं। या फिर अगर हमें आर्गूमेंट्स उतने ही पास करने हैं तो हम उनकी डाटा टाइप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ए और बी की डाटा टाइप, पहला सिग्नेचर, जैसे कि पहला सिग्नेचर ये है, पहले सिग्नेचर के अंदर ए और बी दो वेरिएबल्स हैं। सही है, और उसके अंदर नंबर दो हमारे पास पैरामीटर्स हैं। सही है, और दोनों पैरामीटर्स की टाइप नंबर है। लेकिन अगर आप गौर से देखो तो दूसरे सिग्नेचर के अंदर पहले पैरामीटर की टाइप स्ट्रिंग है और दूसरे पैरामीटर की टाइप नंबर है। सही है, तो हर सिग्नेचर के पैरामीटर्स अलग होते हैं, ये बात याद रखिएगा। हर सिग्नेचर के पैरामीटर्स अलग होते हैं, या फिर या फिर उनकी उनका काउंट अलग होता है। काउंट अलग से मतलब कि या तो वो दो तीन ऐसे हो सकते हैं, या फिर अगर काउंट सेम है, जैसे कि पहले दो सिग्नेचर में देखें तो इन दोनों का काउंट सेम है, दोनों के अंदर दो पैरामीटर है लेकिन इनका पैरामीटर्स अलग है। इसमें यहाँ पे स्ट्रिंग है, इसमें नंबर है, तो ये अलग हो गए। तो इनका अलग होना लाजमी है, वरना अगर सेम हो जाएगा तो फायदा क्या फिर। सही है, तो या तो पैरामीटर्स अलग होंगे या फिर उनका काउंट अलग होगा। अब इस फंक्शन को मुझे कॉल करना है तो मैं इसको मल्टीपल तरीके से कॉल्स कर सकता हूँ। F1 या तो मैं दोनों नंबर दे दूँ, सही है, या फिर मैं एक स्ट्रिंग, अगर मैं दूसरे वाले सिग्नेचर की बात करूँ, एक स्ट्रिंग दे दूँ। सही है, मैंने एक स्ट्रिंग दे दी और एक नंबर दे दिया, ऐसे भी कॉल कर सकता हूँ। और तीसरा मेरे पास क्या है, स्ट्रिंग नंबर इसको मैं बूलियन कर देता हूँ। सही है, स्ट्रिंग नंबर बूलियन, तो इसको मैं ऐसे भी दे सकता हूँ, स्ट्रिंग नंबर, यहाँ पे मैंने ट्रू दे दिया, तो एक बूलियन की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, मल्टीपल टाइप के पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, और मल्टीपल उनकी डिफरेंट डाटा टाइप्स हो सकती हैं, लेकिन फंक्शन का नाम सेम रह रहा है। समझ आई बात? तो ये होता है फंक्शन ओवरलोडिंग। अब इसी के बेसिस पे हम लोग मेथड ओवरलोडिंग सीखेंगे। सही है, अच्छा अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे
अंदर इसके, अब जैसे कि आप लोग चाहोगे इस फंक्शन के लिए इस पैरामीटर्स के लिए अलग काम हो, तो इफ एल्स लग जाएगा। फिर इफ एल्स की कंडीशन मैं आगे बताऊंगा, तो वो मेथड ओवरलोडिंग के अंदर ही देख लेंगे। इफ एल्स के थ्रू हम लोग डिफरेंट काम करा सकते हैं, यानी कि इसके लिए अलग काम हो। मैं चाहता हूँ कि ये 2 और 3 पास करो तो 2 और 3 प्लस होकर आ जाए, 2 + 3 5 आ जाए। और इसके लिए अगर मैं ये चाह रहा हूँ तो इसको मैं चाह रहा हूँ कि कॉन्कैटिनेट हो जाए हेलो 3, इस तरीके से इसका आउटपुट आ जाए हेलो 3। और मैं चाह रहा हूँ इसमें कुछ और काम हो जाए, तो इन तीनों के लिए अलग काम मैं करवा सकता हूँ इफ एल्स के थ्रू, वो आगे हम लोग देखेंगे। सही है। तो अब हम लोग यही कॉन्सेप्ट जो हम फंक्शन ओवरलोडिंग में सीखा, ये हम लोग मेथड ओवरलोडिंग में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देख लेते हैं इसको जल्दी से। मैं एक क्लास बनाता हूँ जल्दी से, और क्लास का नाम मैं रख देता हूँ एग्जाम्पल। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जल्दी से एक मेथड बनाऊँगा, लेकिन उसमें अच्छा पहले मैं कॉमन तरीके से बनाता हूँ मेथड। एक मेथड मैंने बना दिया सिंपल, उसकी डाटा रिटर्न टाइप में रख दूंगा। अच्छा मैं ऐड का मेथड बनाता हूँ, ADD ऐड फंक्शन है, सॉरी मेथड है, वो ऐड कर रहा है। और वो क्या रिटर्न करेगा, वो कोई नंबर रिटर्न करेगा। ठीक है, वो कोई नंबर रिटर्न करेगा। रिटर्न, अभी मैं फिलहाल के लिए कोई नंबर रिटर्न कर रहा हूँ, रिटर्न 1 कर रहा है, कोई नंबर रिटर्न कर रहा है। इतनी बात समझ आई। ये एक मेथड बना दिया मैंने। इसके अंदर मैं 2 पैरामीटर ले लेता हूँ। num1 जिसकी डाटा टाइप होगी, पहले पैरामीटर की डाटा टाइप होगी नंबर, जाहिर सी बात है नंबर ही होगी। और दूसरे पैरामीटर की टाइप क्या होगी, नंबर। दोनों की नंबर दे दी मैंने। ठीक हो गया, यहाँ पे दोनों की मैंने नंबर दे दी। लेकिन ये मैंने एक मेथड मैंने बना दिया। सही है। अब अगर मुझे इसको कॉल करना है तो मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, एग्जाम्पल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। लेट obj इक्वल्स न्यू एग्जाम्पल। ठीक है। अच्छा ये मेथड ओवरलोडिंग की एग्जाम्पल है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेथड ओवरलोडिंग। तो मैंने क्या किया, एक क्लास बनाई सिंपल, उसके अंदर एक मेथड बनाया है। सही है। और यहाँ पे मैंने सिंपल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया इस क्लास का एग्जाम्पल। अब मैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं मेथड को कॉल करा दूंगा। ठीक हो गया। 2 पैरामीटर मैंने दिए हैं, num1 num2। तो 2 और 6 मैंने 2 नंबर दे दिए। अब मैं रिटर्न क्या करता हूँ, इन दोनों का सम रिटर्न कर देता हूँ। ऐड कराना है ना, मैं मेथड का नाम क्या है, ऐड कराना है, num1 + num2। ओके, समझ आ गया। कुछ इसमें साइंस नहीं लगाई है। इसका आंसर में जो भी चीज़ रिटर्न होगी वो कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी। यहाँ से हमने फंक्शन कॉल किया ऐड का, सॉरी मेथड कॉल किया ऐड का। तो यहाँ पे आके वो रिटर्न होगी num1 + num2 यानी कि 2 + 6 अगर करेंगे तो 8 यहाँ पे आएगा, और 8 रिटर्न होगा यहाँ पे। तो हम लोग इसको कहीं स्टोर करा लेते हैं रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर। तो रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर 8 आ गया। अब मैं इस रिजल्ट के वेरिएबल को प्रिंट करा दूंगा सिंपल। तो इसका जल्दी से मैं एक दफ़ा लोगों को आउटपुट दिखा देता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट में जाके cls tsc index .ts एंड नोड इंडेक्स .js शॉर्ट कमांड से मैंने एक ही दफ़ा में रन किया। इसको कंपाइल और रन एक साथ कर लिया तो 8 आ गया। ठीक हो गया, 8 आ गया, यही आना था। अगर मैं कोई भी नंबर दूंगा यहाँ पे, उस हिसाब से मेरा आंसर रहेगा, 4 + 6 हो जाएगा ये। ठीक है, कुछ और नंबर दूंगा तो उस हिसाब से आ जाएगा। तो ये तो हमने सिंपल काम कर लिया, एक क्लास के अंदर मेथड बना के एक ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको कॉल करवा दिया। रिटर्न क्या हो रहा है, num1 + num2। सही है। अब मैं क्या करूँगा कि मुझे यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग इंप्लीमेंट करनी है। तो मेथड ओवरलोडिंग का मतलब ये होता है कि हम लोग इसी नाम से इसके ऊपर मैं एक और मेथड बनाता हूँ। लेकिन इस बार मैं क्या करूँगा कि num1 नंबर, num2 नंबर, और यहाँ पे मैं इसकी रिटर्न टाइप क्या दूंगा, नंबर। तो ये मैंने एक डिक्लेयर कर लिया। सही है। ये सिग्नेचर कहलाता है, हमने सिग्नेचर बना दिया इसका। तो मेथड ओवरलोडिंग के अंदर ये सिग्नेचर होता है कि ये तो 2 पैरामीटर दिए हैं, और अभी 2 पैरामीटर की इम्प्लीमेंटेशन मैंने दिखा दी कि ये रिटर्न करेगा नंबर। लेकिन अगर मुझे कोई 3 नंबर ऐड करवाने हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ यहाँ पे कोई इस तरीके से 3 नंबर ऐड हो रहा है, फिर मैं क्या करूँगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग ये करेंगे कि फिर यहाँ पे हमारे पास मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट आता है कि अब ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि मैं ऐड का एक और मेथड बना दूँ, ऐड टू के नाम से मैंने एक और मेथड बना दिया। फिर यहाँ पे मैं 3 आर्गूमेंट दूँ, तो अब मैं कितने बनाऊंगा, हर नंबर के लिए अलग अलग बनाते रहूँगा। तो मैं ये नहीं करूँगा, मैं मेथड ओवरलोडिंग का इस्तेमाल करूँगा। और मैं ये करूँगा कि सिंपल जहाँ पे मैंने सिग्नेचर बनाया अपना ये वाला,
ये वाला सिग्नेचर तो मेरा 2 आर्गुमेंट्स के लिए था, यहाँ पे 2 आर्गुमेंट्स चाहिए, 2 पैरामीटर्स चाहिए मैं, जो कि मेरा इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है 4 और 6 के लिए। ठीक है, तो मैं एक और सिग्नेचर बना दूंगा इसके नीचे या इसके ऊपर भी बना सकते हो आप। ऐड लिखूंगा, फंक्शन मेथड का नाम सेम रहेगा, तो ये याद रहे मेथड का नाम सेम रहेगा, वरना मेथड ओवरलोडिंग इंप्लीमेंट नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं अब 3 पैरामीटर दे दूंगा, num1 और इसकी डाटा टाइप नंबर, इसी तरीके से num2 और इसी तरीके से num3। तो मैंने यहाँ पे 3 पैरामीटर दे दिए। सिंपल, इतनी बात समझ आ गई। तो 2 सिग्नेचर बना लिए मैंने, एक 2 पैरामीटर के लिए और एक 3 पैरामीटर के लिए। सही है, तीनों की डाटा टाइप नंबर ही है, तो डिफरेंस आ गया। अच्छा, रिटर्न टाइप भी मैं लिख देता हूँ इस सेकंड वाले सिग्नेचर की, कि ये भी रिटर्न करेगा नंबर ही ना भाई, ये प्लस करके नंबर ही होगा ना, 3 नंबर तो है लेकिन नंबर ही होगा, तो ये नंबर ही रिटर्न करेगा। तो अब बात ये आई कि यहाँ पे अगर मैं नम इस तरीके से कर दूँ num3, तो अब तो मसला हो जाएगा, यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा num3 नंबर। तो अगर मैं ये कॉल करूँगा 4 और 6, तो 2, अच्छा यहाँ पे एरर क्या दे रहा है, सही है, ये मुझे एरर देगा, ये बोलेगा कि तुम 3 नंबर रिटर्न कर रहे हो। अगर मैं ये वाला मेथड कॉल करता हूँ 2 नंबर देके, तो ये वाला कॉल तो होगा, सॉरी ये वाला, लेकिन इसके अंदर मुझे तीसरा नंबर नहीं मिलेगा उसको, तो वो तीसरा नंबर नहीं ढूंढ पाएगा। तो इसका एक तरीका होता है, इसका तरीका ये होता है कि हम लोग इसे यहाँ पे अंदर इफ एल्स की कंडीशन लगाते हैं, इफ एल्स की कंडीशन लगेगी। सही है, और इफ की कंडीशन के अंदर हम लोग क्या रखेंगे कि अगर अगर यहाँ पे 3 पैरामीटर है ना, अगर यहाँ पे मेरे पास तीनों पैरामीटर अवेलेबल है, num1 भी है एंड num2 भी अवेलेबल है। सही है, यानी कि यूजर ने num2 भी दिया हुआ है, नंबर दूसरा नंबर भी दिया हुआ है और num3 भी दिया हुआ है, तो फिर क्या चीज़ हो जाए, क्या रिटर्न हो जाए, ये रिटर्न हो जाए। लेकिन लेकिन एल्स में क्या आ जाएगा, अगर यूजर ने एल्स इफ लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, एल्स इफ अगर यूजर ने सिर्फ 2 नंबर दिए हैं, यहाँ से 2 नंबर पास किए हैं, तो क्या रिटर्न हो जाए, तो क्या रिटर्न हो जाए, सिर्फ ये रिटर्न हो जाए। कॉपी करूँगा, पेस्ट कर दूँगा, बस सिंपल। तो अब हमारे पास इस तरीके से हमने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया कि अगर यूज़र तीनों नंबर दे रहा है, तो यहाँ पे वो तीनों नंबर को प्लस करके रिटर्न कर देगा, लेकिन अगर यूज़र 2 नंबर दे रहा है तो वो 2 नंबर को कर देगा प्लस। सही है, अच्छा यहाँ पे अभी भी एरर दे रहा है, देख लेते हैं। अच्छा, तो एरर इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे ना हमें ऑप्शनल पैरामीटर है, ये ऑप्शनल पैरामीटर है कि या तो ये यूज़र दे सकता है, या तो ये यूज़र दे सकता है या फिर नहीं दे सकता। सही है, या तो वो चाहे तो सिर्फ 2 पैरामीटर्स दे दे, यहाँ से 4 और 6 पास कर दे। सही है, 4 और 6 पास कर दे। अब 4 वाला जो पैरामीटर है वो num1 में स्टोर होगा, और जो 6 वाला पैरामीटर है वो num2 में आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, सही है, अगर मैं यहाँ पे तीसरा नंबर नहीं पास कर रहा हूँ, तो num3 तो फिर अनडिफाइंड हो गया ना, तो इसलिए वो एरर दे रहा है यहाँ पे कि फिर इस वाले मेथड के अंदर जब हम 2 नंबर पास करेंगे, तो यहाँ पे जो पैरामीटर है वो ये वाला जो है वो ऑप्शनल होना चाहिए, कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे वो हम लोग दें यूज़र। तो जो तीसरा पैरामीटर वो ऑप्शनल है, वो यूज़र दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। तो ऑप्शनल पैरामीटर के लिए क्या होता है, हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया इस ऐसे, तो यहाँ पे उससे एरर हटा दिया। अब ये ऑप्शनल पैरामीटर है, यूज़र चाहे तो दे, नहीं चाहे तो नहीं देगा। मैं इसको हटा दूँ, तरीके से कर दूँ, तो वो इसका मतलब ये कि देना ही देना है, यहाँ पे मुझे इसको देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये एरर दे रहा था कि 2 नंबर का पैरामीटर, दो पैरामीटर्स इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे। तो इसलिए हमने इसको ऑप्शनल कर दिया कि भाई ऑप्शनल है, चाहो तो यूज़र दे दे, चाहे यूज़र के अपने ऊपर है, 2 नंबर भी इस्तेमाल कर सकता है, 3 नंबर भी। अच्छा, अब ये वाला जो एरर है वो ये बोल रहा है कि अब मैंने यहाँ पे एल्स इफ की कंडीशन दी है, तो अगर मेरे पास तीनों नंबर अवेलेबल है तो ये कंडीशन चलेगी, और अगर 2 नंबर अवेलेबल है यानी कि 2 नंबर पास कर रहा है यूज़र, तो ये वाली कंडीशन चलेगी। तो क्यों ना यहाँ पे इसलिए एरर दे रहा है कि यहाँ पे कुछ और भी कंडीशन हो सकती है। तो मैं क्या करूँगा कि इफ़ की जो मैंने कंडीशन दी है ना, तो भी हटा दूंगा, सिर्फ एल्स लेने दूंगा। एल्स से ये होगा कि इसके अलावा जो जितनी भी कंडीशंस है ना, वो सारी की सारी कंडीशंस ये पकड़ लेगा, एल्स पकड़ लेगा, तो अब ये एरर नहीं देगा। तो इसलिए मैंने एल्स यूज़ कर दिया। जाहिर सी बात है, अगर 3 नंबर नहीं होंगे तो 2 नंबर ही होंगे ना। इफ़ और एल्स का मतलब ये होता है कि अगर ये नहीं हो तो ये वाला काम हो जाए, यही होता है ना इफ़ एल्स का मतलब। एल्स का मतलब ये होता है कि अगर इफ़ वाली कंडीशन नहीं चल रही है तो ये चल जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर ये नहीं चल रही है, अगर 3 नंबर पास नहीं किए हुए, 2 नंबर यूज़र ने पास किए हैं नीचे से, तो फिर यही वाला कोड रन होगा। तो एल्स लिख देंगे तब भी हमारा काम हो जाएगा। तो इससे ये हमने एल्स लिख दिया, तो यहाँ पे रिटर्न कर देगा num1 प्लस num2।
तो अगर मैं इसकी एग्जाम्पल अभी मैं वापस को कोड को रन करके दिखाऊं, तो अभी तो वही आंसर आएगा हमारा, 8 ही आएगा, सॉरी 10 ही आएगा, क्योंकि 6+4 है ना, 6+4 है तो 10 आएगा, सही है। तो आंसर तो वही आएगा। लेकिन अगर मैं 3 नंबर पास करूँ तो उसका तरीका क्या होगा? 3 नंबर का मैंने फंक्शन तो बना लिया, यहाँ पे सिग्नेचर बना लिया, ये रहा 3 नंबर का। मैंने क्या किया, सिग्नेचर बनाया और यहाँ पे एक ऑप्शनल पैरामीटर डिफाइन कर दिया, और अंदर मैंने एक इफ एल्स की कंडीशन दे दी कि अगर यूज़र 3 पैरामीटर पास कर रहा है तो ये वाला कोड रन हो जाए, और अगर यूज़र 2 पैरामीटर पास कर रहा है तो ये वाला कोड रन हो जाए। ठीक हो गया। इस तरीके से हमने इसको कोड को डिज़ाइन कर लिया। अब मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ जल्दी से। मैं इन दोनों लाइनों को डुप्लीकेट कर दूंगा, रिजल्ट 2 का नाम दे दूंगा इसको। यहाँ पे मैं एक और नंबर पास कर दूंगा 10, सही है। और यहाँ पे मैं रिजल्ट 2 को प्रिंट कर दूंगा। अब देख लेते हैं, जो नीचे वाला रिजल्ट है उसका आंसर क्या आना चाहिए, 4 6 10 यानी कि 16, सॉरी 20, तो 20 आना चाहिए। 6+4 10 और 10+10 20। ठीक है, तो हमारा फंक्शन सही से चल रहा है। तो ये होता है मेथड ओवरलोडिंग का फ़ायदा, कि हमें एक नया फंक्शन नहीं बनाना पड़ा, हमने उसी नाम को यूज़ करते हैं, क्योंकि फंक्शनैलिटी सबकी सेम है, दोनों की फंक्शनैलिटी सेम है, बस आर्गूमेंट्स चेंज हुए हैं ना, आर्गूमेंट्स के नंबर बढ़ गए, सही है। तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर लिया कि मेथड ने मेथड ओवरलोडिंग लगा दी, हमें एक नया मेथड नहीं बनाना पड़ा कि दूसरा मेथड बनाते उसका नाम अलग रखते, नहीं, हमारी फंक्शनैलिटी सेम थी तो हमने एक ही मेथड रखा, नाम सेम रखा, सिर्फ आर्गूमेंट्स चेंज किए और हमारा काम हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और चीज़ इसमें, एक और चीज़ होती है इसमें कि अगर मेरे पास काउंट सेम है, यानी कि पैरामीटर्स का काउंट सेम है, 2 पैरामीटर हैं, लेकिन डाटा टाइप अलग है, तो वो भी मेथड ओवरलोडिंग में आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी एग्जांपल दूँ, तो मैंने जो जहाँ सेकंड सिग्नेचर बनाया, मैं यहाँ पे एंटर करके एक और सिग्नेचर बनाता हूँ। इस बार में मैं क्या करूँगा कि वेल स्ट्रिंग, मैं स्ट्रिंग का पैरामीटर लूँगा, और एक और स्ट्रिंग वेल टू, यहाँ पे मैं एक और स्ट्रिंग का पैरामीटर लूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास 2 ही हैं। क्या है? मेरे पास यहाँ पे 2 ही पैरामीटर्स हैं। आप लोग बोलोगे कि 2 पैरामीटर यहाँ पे भी दिए हैं। हाँ, तो दिए हैं, सही है, लेकिन क्या है, डाटा टाइप चेंज है। तो अगर मेरे पास पैरामीटर्स के नंबर सेम है, यानी 2 पैरामीटर है, तो उसकी मुझे डाटा टाइप चेंज करनी पड़ेगी। समझ आई बात? कि मतलब अगर मैं इसको यहाँ पे नंबर कर दूँ इस तरीके से, तो तब भी ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग तो चेंज है ना। तो मुझे यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग दिया हुआ है, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे मैंने दोनों में नंबर दिया हुआ था। तो अब यहाँ पे डाटा टाइप चेंज हो गई, तो दोनों में से किसी एक की डाटा टाइप चेंज होनी चाहिए, या फिर दोनों की चेंज होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने डाटा टाइप चेंज करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से भी हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, वो स्ट्रिंग में ले रहा हूँ दोनों को, तो हम नीचे से स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। यहाँ से मुझे स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी। वापस से मैं एक और बनाता हूँ रिजल्ट, और मैं यहाँ से अब स्ट्रिंग पास कर दूंगा। 2 स्ट्रिंग्स पास कर देता हूँ, एक हेलो और दूसरा वर्ल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से इसको रिजल्ट 3 कर देता हूँ, क्योंकि रिजल्ट 3 का वेरिएबल है। यहाँ से जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट 3 के वेरिएबल में जाएगा। तो मेरे पास मैंने 2 स्ट्रिंग्स पास की हैं, सही है। ये रहा इसका ये इसकी सिग्नेचर। लेकिन अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, तो बहुत आसान है, कोई कोई मसले वाली बात नहीं। एल्स इफ मैं लगाऊंगा, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, अब क्योंकि यहाँ पे हम डाटा टाइप चेंज हो गई ना, इसकी टाइप चेंज हो गई, नंबर नंबर है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अब इसकी डाटा टाइप चेंज हो गई ना, तो हमें एक और चीज़ करनी पड़ेगी। ये जो आप पैरामीटर्स देख रहे हो ना, यहाँ पे भी हमें इसकी डाटा टाइप चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि 2 हमने वैल्यूज़ पास की हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे इसकी डाटा टाइप एनी रखनी पड़ेगी। क्यों एनी रखनी पड़ेगी, ये भी बताता हूँ। एनी, और इसी तरीके से सेकंड वाली जो डाटा टाइप है उसकी भी, जो num2 है, उसकी भी डाटा टाइप चेंज करनी पड़ेगी, एनी। तो इन दोनों की हमने डाटा टाइप चेंज करनी पड़ेगी। अभी इसका मैं रीज़न बताता हूँ क्या है। तो खैर, मैं अभी एल्स इफ की बात कर रहा था। तो एल्स इफ में हम क्या लगाएंगे कि टाइप ऑफ अगर टाइप ऑफ num1 बराबर है किसके, टाइप ऑफ num1 बराबर है स्ट्रिंग के, ठीक है, एंड टाइप ऑफ num2 की अगर टाइप बराबर है किसके, ये भी, इसमें भी मैं स्ट्रिंग लिख देता हूँ, स्ट्रिंग के। अच्छा, ये सही कैसे स्ट्रिंग में आएगा, सही है, ठीक है। अगर दोनों की टाइप बराबर है स्ट्रिंग के,
तो फिर इसकी लॉजिक हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या करो, रिटर्न कर दो num1 + num2, और यहाँ पे मुझे एनी करना पड़ेगा। तो ये जो मैंने एनी एनी यहाँ पे लगाया है, इसका मैं रीज़न बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे हमने क्या अभी लॉजिक लगाई है कि एल सिर्फ अगर टाइप ऑफ num1 बराबर है स्ट्रिंग की और टाइप ऑफ num2 बराबर है स्ट्रिंग की, दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी, यानी दोनों स्ट्रिंग अगर होंगे तो ये वाला कोड चल जाएगा, इसको कॉन्कैटिनेट कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे भी मुझे अब थोड़ा सा कोड चेंज करना पड़ेगा कि num1 num2 num3 है मेरे पास, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइप ऑफ num1 अगर बराबर है किसके, नंबर के, और टाइप ऑफ num2 बराबर है अगर किसके, नंबर के, तो फिर कौन सा कोड चलेगा, तो फिर ये वाला कोड चल जाएगा। और एल्स में मैं रिटर्न num1 num2 ही कर रहा हूँ, सही है। तो हमारे पास 3 सिग्नेचर हमने बना लिए। पहला num1 num2, अगर 2 नंबर हम लोग पास कर रहे हैं, अगर 2 नंबर हम लोग पास कर रहे हैं तो फिर ये वाला कोड चल जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे 3 नंबर पास कर रहे हैं, अच्छा यहाँ पे भी लगाना होगा मुझे, सॉरी, टाइप ऑफ num3 बराबर है किसके, नंबर के, तो अगर हम लोग यहाँ पे 3 पैरामीटर पास कर रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ पे 3 पैरामीटर पास कर रहे हैं और तीनों नंबर हैं, तो फिर कौन सा कोड चलेगा, ये वाला, टाइप ऑफ num1 की भी टाइप नंबर हो, num2 की भी टाइप नंबर हो, num3 की भी नंबर हो, तो फिर क्या हो जाए, ये तीनों प्लस कर देंगे हम लोग। और अगर हम लोग यहाँ पे 2 स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे पास किया हेलो वर्ल्ड, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा, फिर कौन सा सिग्नेचर चलेगा, फिर 2 स्ट्रिंग वाला चल जाएगा, ये वाला, सही है, ये वाला चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 पैरामीटर है, दोनों स्ट्रिंग के, तो इसमें कौन सा कोड चलेगा, ये वाला। टाइप ऑफ num1 अगर स्ट्रिंग के बराबर है और टाइप ऑफ num2 स्ट्रिंग के बराबर है, तो फिर हम इसको कॉन्कैटिनेट करेंगे, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, कॉन्कैटिनेशन होगी, ये कॉन्कैटिनेशन होगी, सही है। कॉन्कैट कर रहे हैं ना, 2 स्ट्रिंग्स को मिला देंगे, हेलो और वर्ल्ड को हम लोग यहाँ पे मिला देंगे, तो फिर ये वाला कोड चल जाएगा, ठीक हो गया, समझ आ गई बात। और फिर यहाँ पे एल्स में हम लोग num1 num2 रिटर्न करेंगे। तो एल्स वाली जो कंडीशन है, अब हमने ये दोनों कंडीशन जब चेक कर ली, सॉरी ये वाली कंडीशन चेक कर ली और ये वाली कंडीशन चेक कर ली, मतलब ये वाली, ये आखिरी की 2 कंडीशन चेक कर ली, तो आखिरी ये वाली कंडीशन ही बची है बस 2 नंबर वाली, तो ये फिर ये वाली कंडीशन में आ जाएगा, इसको वो कैच कर लेगा और ये वाली कंडीशन रन हो जाएगी हमारे पास, एल्स वाली रिटर्न, सिंपल ऐड वाली सिंपल ऐड कर देगा, ऐड 2 नंबर्स। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया। अब बात रही एनी की, यहाँ पे मैंने एनी को लगाया। अब एनी, यहाँ पे मैंने एनी की टाइप इसलिए लगाई है, इसकी वजह ये है कि अगर आप लोग गौर से देखो कि मेरे पास एक ही मेथड है, उसके अंदर मैं इफ एल्स करके सेपरेट कर रहा हूँ 2 मेथड्स को, तीनों मेथड्स को मैं इफ एल्स के थ्रू सेपरेट कर रहा हूँ, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जब मैं जो भी वैल्यू पास होगी, तो या तो वो स्ट्रिंग हो सकती है या तो वो नंबर हो सकती है। num1 के अंदर क्या आ सकता है, num1 के अंदर या तो वो स्ट्रिंग हो सकता है, आ सकता है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू आ सकती है, या फिर वो नंबर आ सकता है, इसलिए मुझे यहाँ पे एनी लगाना पड़ा। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिखूंगा तो फिर वो स्ट्रिंग ही अलाउ करेगा, वो फिर नंबर में एरर देगा, या फिर अगर मैं यहाँ पे नंबर लिखूंगा तो वो फिर सिर्फ नंबर अलाउ करेगा, स्ट्रिंग में एरर देगा। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे एनी लगाना पड़ा। इसकी वजह यही है कि यहाँ पे 3 तरीके के मेथड्स है मेरे पास, सही है। अब तीनों मेथड्स के अंदर जो है ना, मेरे पास जो पहला पैरामीटर है उसमें नंबर है, दूसरे मेथड के अंदर इसमें भी नंबर ही है, लेकिन तीसरे वाले मेथड के अंदर मेरे पास स्ट्रिंग है। तो तीनों मेथड्स के अंदर मेरे पास डिफरेंट डेटा टाइप है। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे एनी लगाना पड़ा कि कभी यहाँ पे यूज़र नंबर पास कर सकता है, कभी स्ट्रिंग पास कर सकता है, सही है। तो दोनों में से कुछ भी पास कर सकता है पहला पैरामीटर, जैसे कि मैंने यहाँ पे हेलो पास किया था, यहाँ पे मैंने नंबर पास किया है, तो पहला पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, एनी, नंबर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी, इसलिए मैंने यहाँ पे एनी लगाया। सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट नंबर 2 दूसरे पैरामीटर के लिए, दूसरे पैरामीटर में मेरे पास नंबर भी हो सकता है और स्ट्रिंग भी हो सकता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एनी लगाया कि यूज़र दूसरे पैरामीटर के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे 6 पास किया और मैं वर्ल्ड पास कर दिया, तो जब मैं एक दफ़ा मैंने फंक्शन में 6 पास कर दिया दूसरे पैरामीटर में, और दूसरी मरतबा मैंने यहाँ पे वर्ल्ड पास कर दिया, तो या तो मैं नंबर पास कर सकता हूँ या फिर क्या पास कर सकता हूँ, स्ट्रिंग। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे num2 में भी एनी दे दिया। सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट मेरा, अच्छा यहाँ पे तो खैर नंबर ही रहेगा। इसकी वजह ये है कि मेरे पास जितने भी मेथड्स हैं यहाँ पे, उसमें सिर्फ एक ही ऐसा मेथड है जिसमें तीसरा पैरामीटर अवेलेबल है, बाकी दोनों में तीसरा पैरामीटर अवेलेबल ही नहीं है। तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैं यहाँ पे एनी लगाऊँ, मतलब फ़ायदा नहीं है मेरा एनी लगाने का, तो मैंने इसको सिर्फ नंबर ही दे दिया, क्योंकि मुझे पता है कि यूज़र जब भी 3 पैरामीटर्स देगा तो वो हमेशा तीसरा पैरामीटर नंबर ही होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको नंबर ही डिफाइन किया, एनी डिफाइन नहीं किया। समझ आई बात, क्योंकि मेरे पास एक ही सिग्नेचर ऐसा है, ये वाला,
एक ही सिग्नेचर ऐसा है ये वाला जिसमें क्या हो रहा है कि तीसरा पैरामीटर नंबर है, बाकी जो दोनों मेरे पास सिग्नेचर्स हैं उसके अंदर मेरे पास जो तीसरे पैरामीटर हैं वो है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है ना बाकी। तो ये इस तरीके, अच्छा मैं इसको नीचे कर दूँ ताकि ईजी हो जाए। तो इस तरीके से हम लोग मेथड ओवरलोडिंग इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ा सा ही कॉम्प्लेक्स है लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा समझ। वीडियो को पॉज करके वापस देखना। अच्छा यहाँ पे मैं इसकी डाटा टाइप क्या डिफाइन करूँगा, दो स्ट्रिंग्स आ रही है मेरे पास, क्या रिटर्न होगा। अगर मैं दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट यहाँ पे कर रहा हूँ तो क्या रिटर्न होना चाहिए, स्ट्रिंग रिटर्न होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे भी मैं स्ट्रिंग लिखूँगा। इसकी डाटा टाइप क्या हो जाएगी, दो वैल्यूज़ मेरे पास अगर जाएंगी तो यहाँ पे स्ट्रिंग आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे ना जैसे कि मैंने ये जो मैं इस तीन सिग्नेचर वाला मेथड है, सॉरी तीन पैरामीटर्स वाला मेथड है, इसके अंदर ना यहाँ पे num1 num2 num3 इस तरीके से मैंने दिया हुआ है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, ये पूरी इसकी, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। और ये हमारे हैं सिग्नेचर्स, ठीक है, ये हमारे सिग्नेचर्स हैं और नीचे हमारी इम्प्लीमेंटेशन है। तो इनके पैरामीटर्स ज़रूरी नहीं कि इनकी स्पेलिंग सेम हो। आप यहाँ पे नम1 कर दो, नंबर 1, यहाँ पे मैं नंबर 2 कर सकता हूँ, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये सेम हो। बस वो जो है ना पैरामीटर्स की डाटा टाइप देखेगा और खुद ही पता लगा लेगा कि कौन सा पैरामीटर कहाँ पे जाना है। तो ये पैरामीटर डाटा टाइप देखेगा और पैरामीटर्स को काउंट करेगा कि कितने पैरामीटर हैं। अगर नीचे से यूज़र दो पैरामीटर पास कर रहा है और वो दोनों स्ट्रिंग के हैं तो ये वाला मेथड कॉल होगा, सही है। फिर यहाँ पे वो क्या करेगा, num1 num2 वाला मेथड कॉल करेगा। num1 num2 वाले पैरामीटर में वो स्ट्रिंग भेज देगा, यहाँ पे स्ट्रिंग भेज देगा, एनी डाटा टाइप है तो स्ट्रिंग आ जाएगी, ठीक है। और num3 का ऑप्शनल पैरामीटर तो वो कॉल होगा नहीं, मतलब उसमें कोई वैल्यू पास नहीं होगी, सिर्फ ये दोनों वैल्यू पास होंगी। तो इस तरीके से ये काम करता है मेथड ओवरलोडिंग। यहाँ पे ये बता रहा था कि यहाँ पे ये स्पेलिंग्स चेंज नहीं होगी। अब यहाँ पे मैंने जैसे वेल रखा और वेल2 रखा, तो यहाँ पे मैं चाहता तो नम1 भी रख सकता था, लेकिन वेल और वेल2 ज़्यादा सूटेबल था क्योंकि स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ ना, तो वैल्यू पास कर रहा हूँ, नंबर तो पास नहीं कर रहा, स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ। चाहो तो उसको मैसेज रख लो, कोई मैसेज पास कर रहा हूँ, MES, ये रख सकते हैं, यहाँ पे MES2 रख सकता हूँ। तो आपके ऊपर है कि आप क्या रखना चाह रहे हो, तो वो आपके ऊपर है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम लोग मेथड ओवरलोडिंग करते हैं। अच्छा इसके अंदर ना एक और चीज़ होती है कि यहाँ पे ना हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा टाइप्स का। हमारे पास जो जैसे कि तीन सिग्नेचर्स हैं, तो उनमें से एक सिग्नेचर में मैं दो पैरामीटर्स पास कर रहा हूँ, एक सिग्नेचर में मैं तीन पैरामीटर पास कर रहा हूँ। तो तीन पैरामीटर वाला जो सिग्नेचर है ना, उसको जब उसका जो हम लोग कोड लिखेंगे वो सबसे पहले वाली कंडीशन में लिखेंगे, मतलब उस कंडीशन को हम सबसे पहले इम्प्लीमेंट करेंगे, सही है। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे मैंने टाइप ऑफ num1 इज टू नंबर एंड टाइप ऑफ num2 इज टू नंबर एंड टाइप ऑफ num3 इज टू नंबर, और फिर मैंने तीनों को यहाँ पे प्लस करा दिया। तो यानी जब यूज़र तीन पैरामीटर्स पास करेगा तो फिर ये वाला कोड चलेगा, सही है। इसकी वजह ये है कि इसको सबसे पहले इम्प्लीमेंट इसलिए करेंगे। अब मैं चाहता तो यहाँ पे पहले दो पैरामीटर वाला कोड इम्प्लीमेंट कर देता और फिर बाद में एल्स इसके अंदर मैं तीन पैरामीटर वाला कोड इम्प्लीमेंट कर देता, लेकिन मैंने पहले तीन पैरामीटर वाला कोड वाली कंडीशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट की है, वो लिखी है। इसकी वजह ये है कि अगर मैं यहाँ पे दो वाली कंडीशन लिखता पहले और ये वाली कंडीशन अगर मैं इम्प्लीमेंट करता और सिर्फ दो नंबर को प्लस करता यहाँ पे, तो फिर क्या होता कि अगर जब यूज़र तीन नंबर भी पास कर रहा होता ना, यहाँ से मतलब नीचे से तीन नंबर भी पास कर रहा होता मेथड के अंदर, तब भी वो ये वाला कोड चला रहा होता। तो इसीलिए जो है ना यहाँ पे हम लोगों ने पहले ये वाली कंडीशन लगाई है कि पहले वो ये क्या चेक करे कि अगर तीन नंबर हैं, अगर यूज़र ने तीन नंबर पास किए तो फिर ये चेक कर ले और पहले ही कर दे। तो इसी वजह से पहले हमने ये वाली कंडीशन चेक की है। दो कंडीशन दो पैरामीटर वाली कंडीशन चेक नहीं की, क्योंकि फिर ये होता कि अगर हम लोग पहले दो पैरामीटर वाली कंडीशन चेक करवा लेते तो फिर ये होता कि जब यूज़र तीन नंबर भी पास करता है ना, तो उसको तो दो नंबर मिल गए, वो ये वाला कोड रन कर देता। तो ये एक तरीके से गलत हो जाता, वो तीसरे नंबर को ऐड ही नहीं करता। और आप लोगों को पता है कि इन तीनों कंडीशंस में से कोई एक ही कंडीशन चलती है। अगर ये वाली कंडीशन मेरी चल गई है इसकी, तो फिर ये दोनों नहीं चलेंगी, वो कोड स्किप हो जाता है। अगर मेरी ये नहीं चली है तो फिर आगे जाएगा वो कोड और आगे चेक करेगा, फिर ये कंडीशन चेक करेगा, फिर ये चलेगी तो ये नहीं चलेगा, और इसी तरीके से अगर ये दोनों नहीं चली तो फिर आखिर में ये वाली चलेगी, ठीक हो गया। इस तरीके से हमने इसीलिए इसी वजह से हम लोगों ने पहले तीन वाली कंडीशन चेक की कि तीनों नंबर हमें अगर जैसे ही अगर मिल गए तो उसको हमने ऐड करवा दिया, सही है। अब मैं छोटा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ उस पूरे कोड का, मैंने क्या किया है। मैंने सिंपल कुछ भी नहीं किया, एक क्लास मैंने बनाई है, सही है, और उसके अंदर मैंने तीन सिग्नेचर्स बना लिए कि तीन तरीके के मेरे पास मेथड हो सकते हैं। या तो मेरे पास दोनों नंबर पास हो, या तो मेरे पास दोनों स्ट्रिंग पास हो, या फिर मेरे पास दो नंबर और या फिर मेरे पास तीनों नंबर पास हो, तीन पैरामीटर्स पास हो। तो यूज़र के पास तीन चॉइसेस हैं, या तो वो दो नंबर पास करे, या वो दो स्ट्रिंग पास करे, या फिर वो तीनों नंबर पास कर ले।
अच्छा, अब रिटर्न टाइप क्योंकि स्ट्रिंग ही होगी तो यहाँ पर स्ट्रिंग होगी, और जब दो नंबर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, उसका नंबर ही रिजल्ट आएगा, वो रिटर्न ही नंबर ही होगा, तो यहाँ पे भी रिटर्न टाइप नंबर आएगी। सेम टू सेम यही कि जब तीन नंबर को ऐड कर रहे हैं तो रिटर्न टाइप नंबर ही आएगी। तो ये सिग्नेचर्स आप लोग को समझ आ गए होंगे। ठीक है, तीन चॉइसेस हैं यूज़र के पास। सही है। इसी तरीके से अब जब हमने सिग्नेचर बना लिया ना तो उसकी हमें इम्प्लीमेंटेशन देनी होती है। इम्प्लीमेंटेशन देनी होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मेथड का नाम वही जो हमने सेम नाम अभी तक चला रहे हैं वही लिखेंगे, और फिर यहाँ पे हम लोग जो है ना पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे। अब हमें देखना होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हैं, तीन है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरामीटर्स यूजर के पास जो चॉइसेस हैं उसमें तीन दे सकता है, तीन से ज़्यादा नहीं दे सकता वो। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरामीटर्स है ना वो सारे डिफाइन कर देंगे यहाँ पे। और मिनिमम कितने हैं, दो दे सकता है वो। तो जो ऑप्शनल पैरामीटर है वो बस कौन सा हुआ, इन पहले वाली सिग्नेचर में तो दो पैरामीटर थे, दूसरे वाले सिग्नेचर में भी दो पैरामीटर थे, तीसरे वाले सिग्नेचर में एक एक्स्ट्रा पैरामीटर आ गया था, है ना। तो ऑप्शनल पैरामीटर तीसरा हो गया, तो हमने तीसरे वाले पैरामीटर को हमने ऑप्शनल कर दिया, कैसे, क्वेश्चन मार्क लगा के। मतलब जहाँ पे हमारे पास ये कॉलन लगा हुआ है इससे पहले क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक हो गया। और अब डाटा टाइप के लिए हमें ख्याल रखना होगा कि तीनों सिग्नेचर के पहले पैरामीटर्स देखें अगर हम लोग, तो नंबर स्ट्रिंग नंबर, यानी कि नंबर आ सकता है या स्ट्रिंग आ सकता है, तो हमने एनी कर दिया उसको। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नंबर और स्ट्रिंग। ठीक है। हमने पढ़ा था ना टाइप यूनियन, तो उसमें हम लोग नंबर और स्ट्रिंग को इस तरीके से कर रहे थे कि या तो नंबर डाटा टाइप होगी या स्ट्रिंग, तो इस तरीके से कर सकते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है। बूलियन नहीं दे पाएगा यूज़र, वो एरर दे देगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं ये करूँगा, नंबर। दूसरे पैरामीटर पे जब हमने देखा, दूसरे तीनों सिग्नेचर्स के दूसरे पैरामीटर को हम गौर करें, नंबर है, स्ट्रिंग है और नंबर है, तो क्या होगा, उसी तरीके से हम लोग नंबर और इस तरीके से ये वाला निशान आएगा, एंटर के ऊपर ये की होती है, और फिर उसके बाद स्ट्रिंग। अच्छा, यहाँ पे ये इसलिए एरर दे रहा है कि ये बोल रहा है ऑपरेटर प्लस कैन नॉट बी अप्लाइड टू टाइप्स स्ट्रिंग और नंबर एंड स्ट्रिंग और नंबर। अब क्योंकि हमने यहाँ पे नम1 में भी नंबर और स्ट्रिंग दे दिया, यानी कि नंबर या स्ट्रिंग में से होगा, और यहाँ पे भी नंबर और स्ट्रिंग में से इसकी डाटा टाइप दे दी, इसलिए यहाँ पे ये एरर दे रहा है कि बोल रहा है कि ये ऑपरेटर ये जो प्लस का साइन है, प्लस का ऑपरेटर है, इस पर अप्लाई नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमने काम करवाना है ये दो नंबर के लिए करवाना है ना, तो हम लोग इसको वापस से इसकी कंडीशन में लगा देंगे कि दो नंबर जब हो, यानी कि टाइप ऑफ नम1 जब नंबर हो और टाइप ऑफ नम2 जब नंबर हो, यानी दोनों वेरिएबल्स की टाइप जब नंबर हो तभी ये वाला काम हो। तो वापस से हम लोग इसकी कंडीशन लगा देंगे। यहाँ पे मैं लिखूँगा टाइप ऑफ नम1 इक्वल्स नंबर, और सॉरी एंड टाइप ऑफ नंबर, सॉरी नम2 इक्वल्स नंबर। सही है। तो अब ये एरर हटा देगा कि अब हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कि हमने इसको बोल दिया कि भाई जब नम1 की टाइप नंबर होगी और नम2 की भी टाइप नंबर होगी तभी सिर्फ ये वाली चीज़ चले। सही है। जब स्ट्रिंग होगी तो नहीं चलेगा, कोई भी एक स्ट्रिंग अगर हो जाएगा तब नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने एंड ऑपरेटर लगाया। एंड ऑपरेटर का काम होता है जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, और नहीं लगा सकता मैं यहाँ पे और नहीं लगा सकता मैं, और पे एरर देगा। एंड लगाना का मतलब ये होता है कि दोनों कंडीशन जब ट्रू होगी, पहली कंडीशन भी और दूसरी कंडीशन भी जब ट्रू होगी तभी ये वाली चीज़ चलेगी। ठीक हो गया। तो ये एरर भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से हम लोग ने इसकी डाटा टाइप डिफाइन कर ली है। ठीक है। और यहाँ पर हमने इसको ऑप्शनल पैरामीटर दे दिया था। तो ऑप्शनल पैरामीटर क्यों दिया था वो भी बता दिया, क्योंकि हमारे पास जो तीसरा सिग्नेचर था उसके अंदर एक ऑप्शनल पैरामीटर था, एक एक्स्ट्रा पैरामीटर यूजर पास कर सकता है, तो ज़रूरी नहीं है वो करे। ये शुरू के दो पैरामीटर ज़रूरी है, वो दो करेगा ही करेगा, या तो वो दो करेगा या तीन करेगा। तो दो तो वो करेगा ही करेगा, दो पैरामीटर तो वो पास करेगा ही करेगा, लेकिन तीसरा है वो ऑप्शनल है, इसलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का निशान लगा दिया था इस तरीके से। और अब हमें जब हमने इस तरीके से इसकी इम्प्लीमेंटेशन बना दी, इसके अंदर हमें इफ़ एल्स लगाना होता है कि कौन से पैरामीटर पे क्या चीज़ हमने रन करनी है। यानी कि जब तीन पैरामीटर हमने दिए थे तो हमने तीनों नंबर को ऐड करवाया था, ऐड थ्री नंबर्स, तो कौन से पैरामीटर्स पे कौन सा कोड रन होगा वो ये इफ एल्स बताता है। उसके लिए हमने ये लॉजिक लगानी होती है, इफ एल्स की कंडीशन लगानी होती है। तो तीन पैरामीटर्स जब हमने तीनों नंबर दिए तो तीनों नंबर को उसने प्लस करके रिटर्न कर दिया। ठीक है। और जब हमने दो स्ट्रिंग्स दी तो हमने कॉन्केटिनेशन करवा दी, रिटर्न कर दिया नम1 और नम2। सही है। और जब हम लोगों ने क्या किया, जब हम लोगों ने दोनों नंबर दिए, यानी कि ये वाला दोनों नंबर नीचे से पास किए मेथड के अंदर,
तो फिर क्या होगा, फिर ये वाली कंडीशन रन हो जाएगी। num1 जब num1 की टाइप नंबर हो और num2 की टाइप नंबर हो तो क्या रन हो जाए ये। तो ये वाली बात समझ आ गई कि टाइप ऑफ वाली, कि हम टाइप चेक कर रहे हैं कि पहले पैरामीटर की टाइप क्या हो। अगर पहले पैरामीटर की टाइप नंबर है, सही है, दूसरे पैरामीटर की भी टाइप नंबर है, सही है, और तीसरे पैरामीटर की भी टाइप नंबर है, तो ये वाला कोड रन हो जाए, तीनों को प्लस कर दो। इसी तरीके से सेम टू सेम यहाँ पे अगर पहले पैरामीटर की टाइप स्ट्रिंग है, यानी कि ये, और दूसरे पैरामीटर की टाइप भी स्ट्रिंग है, यानी कि इसकी बात हो रही है, अब ये इससे मैचिंग हो गई, सही है, वेल और वेल टू स्ट्रिंग से। दोनों अगर स्ट्रिंग हैं, दोनों पैरामीटर्स अगर स्ट्रिंग है, दोनों की टाइप, दोनों पैरामीटर्स की टाइप स्ट्रिंग है, तो क्या हो जाए, कॉन्केटिनेट हो जाएगा, प्लस हम कॉन्केटिनेशन करा देंगे। और यहाँ पे क्या होगा कि अगर पहले पैरामीटर की टाइप नंबर है और दूसरे पैरामीटर की टाइप नंबर है, दोनों की टाइप नंबर है, तो ये वाला कोड रन हो जाए। आप लोग बोलोगे कि ये तो फिर सेम ही होगा इस तरीके से नंबर और नंबर। हाँ, तो सेम हो गया इस केस में, सेम हो सकता है, लेकिन जो इनकी इम्प्लीमेंटेशन है वो अलग है। यहाँ पे ये स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करा रहा है, यहाँ पे नंबर और नंबर को ऐड कर रहा है, तो कॉन्कैटिनेशन यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे ऐड कर रहा है, ठीक है, तो डिफरेंस है थोड़ा सा। तो ये बाकी दूसरी बात, ये लॉजिक के लिए मैंने एक्सप्लेन किया, एग्जाम्पल दी है। अब बड़े बड़े कोड्स में हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि हम डायरेक्ट रिटर्न कर रहे हो, यहाँ पे मैं एंटर करके 100 लाइनों का कोड और लिख सकता हूँ इस तरीके से ना, तो उसमें मेरी लॉजिक अलग ही होगी, समझ आई बात। तो इस तरीके से हम, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल थी, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दिया, तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट पैरामीटर्स पास करके या डिफरेंट डेटा टाइप्स के पैरामीटर्स पास करके या डिफरेंट नंबर पैरामीटर्स, यानी कि 2 3 4 5 पैरामीटर्स पास करके और मेथड का नाम सेम रख के हम लोग मेथड ओवरलोडिंग कर सकते हैं। ये मेथड के सिग्नेचर्स होते हैं, ये मेथड की इम्प्लीमेंटेशन होती है, इसके अंदर हम लोग इफ एल्स के थ्रू डिफरेंट पैरामीटर्स की इम्प्लीमेंटेशन दे देते हैं। अब ये वाली जो इम्प्लीमेंटेशन थी किसकी थी, 3 पैरामीटर्स की थी। ये वाली इम्प्लीमेंटेशन किसकी थी, 2 स्ट्रिंग्स की पैरामीटर्स की थी। ये वाली इम्प्लीमेंटेशन किसकी थी, 2 नंबर्स के पैरामीटर्स की थी। तो हमने डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन दे दी हैं कि हम लोग डिफरेंट काम करवा रहे हैं हर पैरामीटर के हिसाब से, स्ट्रिंग के हिसाब से अलग काम, नंबर के हिसाब से अलग काम, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैंने यहाँ पे जो रिटर्न टाइप दी है, जो मैंने बॉडी है मेरे पास, जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है, जो एक्चुअल जहाँ मैंने कोड लिखा है इस मेथड का, मतलब इफ एल्स का कोड जहाँ लिखा है, वो जो एक्चुअल मेथड है उसमें जो मैंने रिटर्न टाइप दी है, यानी कि ये वाली एनी की जो टाइप मैंने दी है, ये क्यों दी है, मतलब यहाँ पे मैं स्ट्रिंग या नंबर भी तो दे सकता था। तो इसका आंसर ये है कि यहाँ पे एनी की टाइप का भी रीज़न यही है कि यहाँ पे जब मैंने एनी की टाइप दी थी तो उसका रीज़न क्या था, उसका भी रीज़न यही था कि हम लोग जो जो वैल्यू पास कर रहे हैं उस हिसाब से हम लोग टाइप देंगे। यहाँ पे या तो यूज़र नंबर दे सकता था या स्ट्रिंग दे सकता था, है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नंबर और स्ट्रिंग की टाइप दे दी। यहाँ पे भी या तो नंबर दूसरे पैरामीटर में या तो नंबर आ सकता है या स्ट्रिंग आ सकता है, इसलिए मैंने नंबर और स्ट्रिंग दे दिया, सही है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी जो जब रिटर्न हो रही है वैल्यू, वो किस टाइप की हो सकती है। अगर ये वाला केस चलेगा तो इस सूरत में हमारे पास नंबर की टाइप रिटर्न होगी, जो वैल्यू रिटर्न होगी वो नंबर टाइप का होगा। और जब ये वाला केस चलेगा तो इस सूरत में हमारे पास स्ट्रिंग की टाइप होगी, स्ट्रिंग की टाइप। और ये वाला जब चलेगा तब तो नंबर ही रिटर्न होगा, सही है। तो या तो नंबर रिटर्न होगा या स्ट्रिंग रिटर्न होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे एनी की टाइप लगाई, सही है। तो यही वजह थी कि यहाँ पे हमने एनी की टाइप लगाई, या तो स्ट्रिंग रिटर्न होगा या फिर नंबर रिटर्न होगा, ठीक हो गया। तो ये था, बाकी ये तो आप लोगों को पता ही है कि मेथड को कॉल कैसे कराना है। ऑब्जेक्ट बना के हमने उसी मेथड को कॉल करा दिया, स्टोर जो भी रिटर्न हुआ वो रिजल्ट में स्टोर हुआ और उसको प्रिंट करा दिया, ठीक हो गया। तो ये हमारा मेथड ओवरलोडिंग का टॉपिक था। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। मैं जल्दी से यहाँ पे भी ये वाला जो कोड है ये भी जल्दी से समझा देता हूँ। तो इसमें सिंपल कुछ भी नहीं किया है कि एक क्लास ले ली हमारी, सही है, और क्लास का अब ये टाइप लिटरल है। टाइप लिटरल का मतलब पता ही है आप लोगों को कि उस टाइप लिटरल का मतलब उस यूज़र सिर्फ HDMI पास कर सकता है, उसके अलावा अगर कुछ पास करेगा तो वो रन नहीं होगा, सही है। यानी कि HDMI सेम टू सेम मैच करना चाहिए। HDMI यूज़र ने यहाँ से पास किया नीचे से। तो बेसिकली हो क्या रहा है, एक क्लास है LCD की, उसके अंदर 3 मेथड्स हैं, ये सिग्नेचर्स हो गए, सही है। और ये हमारे पास उस मेथड की इम्प्लीमेंटेशन हो गई। अब इसके अंदर वही वाली बात कि अगर इनपुट किसके बराबर है, इनपुट का पैरामीटर अगर HDMI के बराबर है तो ये वाली चीज़ चल जाएगी। अगर केबल का उसने केबल दिया यूज़र ने नीचे से तो ये वाली चीज़ चल जाएगी, वर्किंग ऑन टीवी। और अगर यूज़र ने पैरामीटर में क्या पास किया, USB पास किया, सही है, तो वर्किंग ऑन मोबाइल। अब मैंने जो एग्जांपल दी थी उसमें मैं डेटा टाइप्स पे खेल रहा था, डेटा टाइप्स पे काम कर रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइप लिटरल पे काम हो रहा है कि हमने एग्जैक्ट वर्ड्स दे दिए कि अगर एग्जैक्टली यूज़र ये पास करेगा तो फिर ये चीज़ चल जाएगी, सही है। अब देखें, हम गौर करें तो तीनों की डेटा टाइप स्ट्रिंग ही है। तो यहाँ पे हम डेटा टाइप पे नहीं खेल रहे, हम यहाँ पे एग्जैक्ट सेंटेंस या एग्जैक्ट स्ट्रिंग पे, एग्जैक्ट वैल्यू पे खेल रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू पे काम कर रहे हैं, सही है। तो ये टाइप लिटरल की बात हो रही है यहाँ पे। एग्जैक्ट वैल्यू हमें दे दी कि अगर इनपुट के वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू है
तो तभी ये चले। अगर HDMI के आगे एक और आई भी लग जाएगा ना, तब भी वो नहीं चलेगा, क्योंकि एग्जैक्ट मैच करना चाहिए। और अगर मैं आई स्मॉल कर दूंगा तब भी नहीं चलेगा वो। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से हो गया। अब नीचे तो हमने सिर्फ सिंपल ऑब्जेक्ट बनाया है और हमने वैल्यू पास की है यहाँ से, तो पता ही है आप लोगों को। LCD का ऑब्जेक्ट बना के मेथड डॉट स्क्रीन का मेथड है, सही है। और यहाँ पे हमने इसके पैरामीटर में पास कर दिया HDMI पास किया तो ये चल गया, केबल पास किया तो ये चल गया, और USB पास किया तो ये चल गया। इसी तरीके से एनिमल की क्लास है, सेम टू सेम। यहाँ पे हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ ले ली है, एक कंस्ट्रक्टर ले लिया है। कंस्ट्रक्टर का काम वैसे था नहीं, डायरेक्ट हम लोग उसको वो भी कर सकते थे। और एक मेथड ले लिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वॉक। अब ये असल चीज़ आई हमारी काम की। ऊपर तो हमने सब चीज़ें पढ़ी हैं। वॉक का एक मेथड है जिसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है। दूसरी दूसरी जो दूसरा जो सिग्नेचर है उसमें एक पैरामीटर है। तीसरे सिग्नेचर में दो पैरामीटर है। और बस यही है, एक दो तीन, सही है। और ये फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। क्या ये सिग्नेचर्स हो गए इसके, ये जो मैंने हाईलाइट किया, और ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो गई, सही है। अब यहाँ पे आप लोग गौर करो तो जो पैरामीटर्स हैं इसमें डिस्टेंस में भी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया। वैसे ज़रूरी नहीं है कि डिस्टेंस तो वो यूज़र पास करेगा ही करेगा, बल्कि हाँ, बल्कि सही दिया। क्योंकि डिस्टेंस पे क्यों क्वेश्चन मार्क आएगा, गौर करो। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक भी पैरामीटर नहीं है, या तो यूज़र खाली पास कर देगा, कुछ भी नहीं, सही है। तो फिर दोनों पैरामीटर्स ऑप्शनल हो गए ना, समझ आई बात। दोनों पैरामीटर्स कैसे ऑप्शनल हो गए, देखें। स्पीड का जो पैरामीटर है वो थर्ड सिग्नेचर में अवेलेबल है, बाकी दो में नहीं है। ठीक है, डिस्टेंस का पैरामीटर जो है ये वाला, ये दो में अवेलेबल है, दो सिग्नेचर्स के अंदर अवेलेबल है, लेकिन इसके अंदर नहीं है, पहले वाले सिग्नेचर के अंदर नहीं है। पहले वाले सिग्नेचर में कोई पैरामीटर है ही नहीं, तो इसलिए ये दोनों पैरामीटर्स ऑप्शनल है इस हिसाब से। ठीक है, समझ आ गई बात। तो इसीलिए दोनों पैरामीटर्स में हमने क्वेश्चन मार्क लगाया कि यूज़र चाहे तो डायरेक्ट वॉक का मेथड ऐसे ही कॉल कर सकता है। समझ आई बात। तो सिग्नेचर्स हमने बना लिए, सही है, उनकी डाटा टाइप दे दी। और उन सिग्नेचर के हिसाब से जो हमने इम्प्लीमेंटेशन करी है उसकी भी जो डाटा टाइप्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिए। किस हिसाब से कि कौन सी चीज़ किस में अवेलेबल है वो हमें देखना पड़ेगा, कि कौन सा पैरामीटर कहाँ पे। अब यहाँ पे क्योंकि एक ऐसा मेथड, एक ऐसा सिग्नेचर था जहाँ पे कोई भी पैरामीटर नहीं है, तो इसलिए हमने दोनों में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, अब अंदर हमें पता है कि इफ एल्स में हम लोग काम करते हैं कि अगर डिस्टेंस और स्पीड दोनों अवेलेबल हैं, दोनों यूज़र ने पास की हैं, तो फिर ये वाली स्टेटमेंट चल जाएगी। अगर सिर्फ डिस्टेंस पास की है तो फिर डिस्टेंस प्रिंट हो जाएगा, और डिस डॉट नेम नहीं हुई तो वही ऊपर जो प्रॉपर्टी है वो प्रिंट हो रही है ना, इसका तो काम नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट था। और एल्स में क्या होगा कि अगर कुछ भी पास नहीं किया यूजर ने, यानी कि अगर ये वाला मेथड कॉल किया ये वाला, तो फिर ये वाला कोड चल जाएगा एल्स में, सही है। डिस्टेंस स्पीड दोनों पास किए तो ये चल जाएगा, खाली डिस्टेंस पास किया ये चल जाएगा, और कुछ भी पास किया तो ये चल जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, सेम टू सेम यही है इसमें, सेम एनिमल। अच्छा, ये सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन के ए डॉट वॉक है, इस हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया है, और ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने मेथड्स को कॉल कर लिया और पैरामीटर्स पास कर दिए हैं। 10 पहली दफ़ा जब कॉल किया तो 10 पास कर दिया, सही है, ये वाला। तीसरी मरतबा जब कॉल किया तो हमने 10 और 20 पास कर दिया, ये वाला मेथड, सही है। और जब हमने पहली दफ़ा कॉल किया था तो कुछ भी पास नहीं किया था, तो ये वाला मेथड कॉल किया, यानी एल्स वाला चल जाएगा। ठीक हो गया। और यहाँ पे कैलकुलेटर पे तो मैंने ये तो समझा ही दिया कि हमने A+B कर रहे थे। मैंने एग्जाम्पल क्लास ले ली थी, यहाँ पे कैलकुलेटर है, तो यहाँ पे को समझ आ ही गया है। तो दो सिग्नेचर ही हैं यहाँ पे और एक इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, रिटर्न टाइप नंबर है और रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है। तो ये हमारा मेथड ओवरलोडिंग का टॉपिक कवर हो गया। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है ये टॉपिक आसानी से समझ आने वाला नहीं है। मैंने पूरी कोशिश की अपनी, लेकिन समझ नहीं आया तो ज़रूर पूछिएगा, सही, मैं ज़रूर जवाब दे दूँगा, और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ओके, तो अब हम लोग शुरू करते हैं मेथड ओवरराइडिंग। हमने मेथड ओवरलोडिंग पढ़ लिया, और मैं वापस से क्रोम खोलूँगा और यहाँ पे मैं पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आऊँगा वापस से, और यहाँ पे मैं बस मेथड ओवरराइड जो सर फिलहाल की रखो उसके अंदर मेथड ओवरराइड का एक फोल्डर है। क्लास के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर मेथड ओवरराइड। अब यहाँ पे आपको तीन फाइलें मिलेंगी, car.ts, main.ts और car.ts। तो JS को तो छोड़ दें, car.ts को पहले हम लोग खोल लेते हैं, सही है। और इस पे आने से पहले मैं क्या करता हूँ कि मैंने जो है ना अपना एक कोड लिखा है। पॉलीमॉर्फिज्म का जो मैंने फ़ोल्डर बनाया था उसके अंदर मैंने मेथड ओवरराइडिंग का एक फ़ोल्डर बनाया, और यहाँ पे मैंने एक इंडेक्स की फाइल लिखी है कोड, ताकि टाइम ज़्यादा न लगे। मैंने एक क्लास लिखी है, सही है। तो पहले मैं आपको ये समझाऊंगा, फिर गेटअप की रेपो वाला जल्दी से समझा दूंगा। तो मेथड ओवरराइडिंग बहुत ईजी है, कंपैरेटिवली बहुत ईजी है, मेथड ओवरलोडिंग के मुकाबले में बहुत आसान है। इसमें क्या है कि मैंने अभी यहाँ पे जो कोड लिखा है उसमें क्या किया हुआ है, सिर्फ एक 3 क्लासें बनाई हैं, सही है। और तीनों क्लासों के अंदर एक एक मेथड है, ईट का मेथड तीनों क्लासों के अंदर है, सही है। इस क्लास के अंदर भी है, कैट के अंदर भी है, और डॉग के अंदर भी है, और
एनिमल के अंदर। और हर क्लास यानी कि डॉग और कैट की क्लास है, डॉग की क्लास एक्सटेंड करनी है एनिमल को, यानी कि डॉग और कैट ये दोनों क्लासें चाइल्ड क्लासेस हैं, सही है, या कह लूँ सब क्लासेस हैं, सब क्लासेस भी कह सकता हूँ। तो डॉग और कैट की जो क्लासेस हैं वो चाइल्ड क्लासेस या सब क्लासेस हैं, और एनिमल की जो क्लास है वो पेरेंट क्लास है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमने स्ट्रक्चर समझ लिया इसका, तो ये कोड है। अब इसमें हो ये रहा है कि डॉग की क्लास एक्सटेंड करी एनिमल को तो ये चाइल्ड क्लास है, और कैट की जो क्लास एक्सटेंड कर रही है वो किसको कर रही है, एनिमल को, तो जो कैट की क्लास है वो भी एनिमल की चाइल्ड क्लास है, यानी एनिमल पेरेंट है और कैट कैट और डॉग उसके चाइल्ड है, सही है, सही है, ठीक है। और तीनों के अंदर ईट का मेथड है। अब आप मेथड ओवरराइडिंग जो आप कोड, ये जो कोड दिख रहा है आप लोगों को ईट का, ये जो तीनों मेथड्स हैं ईट के, यही तो हम इसी को हम लोग कह रहे होते हैं मेथड ओवरराइडिंग। मतलब ये कि जैसे कि मेथड ओवरलोडिंग में हम लोग एक ही मेथड बना रहे थे और उसके सिग्नेचर्स दे रहे थे, यहाँ पे सिग्नेचर्स में नहीं काम करते। यहाँ पे होता ये है कि सेम नाम से हम लोग पेरेंट क्लास के अंदर जो मेथड बनाया है हमने, वही सेम नाम से मेथड हम लोग चाइल्ड क्लासेस में भी डायरेक्ट बना देंगे। सिंपल, सेम नाम से हम लोग मेथड बना देंगे, ठीक है। उसके पैरामीटर्स भी सेम होंगे, नाम भी सेम होगा, और पैरामीटर्स का काउंट भी सेम होगा। मैंने ये लिखा है सेम नेम ऑफ मेथड, यानी मेथड का नाम सेम रहेगा चाइल्ड क्लासेस में भी और पेरेंट क्लासेस में भी। यानी पेरेंट में जो हमने मेथड दिया ईट, अगर मैं ईट में डबल टी लगाता हूँ उधर, तो यहाँ पे भी डबल टी आएगा, समझ आई बात। तो नाम सेम रहेगा, स्पेलिंग सेम रहेगी, स्मॉल में लिखा है ई तो यहाँ पे भी स्मॉल में ई आएगा, कैपिटल में नहीं। तो ये होते ही मेथड ओवरराइडिंग के, मेथड का नाम सेम रह रहा है एक चीज़, और दूसरी चीज़ सेम पैरामीटर्स विद सेम काउंट, यानी कि पैरामीटर्स भी सेम होने चाहिए, यानी उनकी डाटा टाइप भी सेम होनी चाहिए। अभी तो मैंने यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं दिया ना, लेकिन अगर मैं देता तो उसकी डाटा टाइप भी सेम होती और काउंट भी सेम होता, यानी एक पैरामीटर है तो जो उसकी चाइल्ड क्लासेस है उसमें भी मैं क्या करूँगा, उसमें भी मैं पैरामीटर सेम दूंगा, उनका भी मैं डाटा टाइप सेम दूंगा और उनकी टाइप भी सेम दूंगा, और उनका काउंट भी सेम होगा, यानी दो पैरामीटर दे रहा हूँ तो दो ही दूंगा, एक है तो एक ही दूंगा, सही है। वो हम करके भी देख लेंगे। तो ये हमारे पास मेथड ओवर राइडिंग हो गई। अब इसका फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि जैसे ईट का मेथड है, अब हर एनिमल खाता है तो है कुछ ना कुछ, सही है। तो उसके लिए अब डॉग कुछ और खाता है तो डॉग के लिए मैं लिख दूंगा बोन्स, सही है। और कैट के लिए मैं लिख दूंगा कैट इज ईटिंग मीट, ठीक है, या चिकन कह लेते हैं, चिकन। तो हर एनिमल खाता है, सही है। तो हर एनिमल के अंदर जो एनिमल की क्लास है उसमें भी मैंने यहाँ पे तो खाली जनरल लिख दिया कि ईटिंग, कि एनिमल इज ईटिंग, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एनिमल इज ईटिंग, ठीक है। लेकिन जो इसकी चाइल्ड क्लासेस है उसमें मेरे फ़ायदा ये हो गया कि ईट के मेथड मैंने अलग अलग नाम से नहीं बनाया, एक ही नाम मैंने दे के उसकी उसकी जो बॉडी है, उसकी जो लॉजिक है वो अलग कर दी, ठीक है। ईट के लिए, कैट के लिए मैंने क्या कर दिया चिकन, डॉग के लिए मैंने कर दिया बोन्स। तो ये होती है हमारी मेथड ओवर राइडिंग। और इसको रन करने का तरीका सिंपल है, नीचे हम लोग अगर हमें डॉग का ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम लोग लेट d1 इक्वल्स न्यू, अब डॉग का ऑब्जेक्ट बनाना है तो डॉग की क्लास आ जाएगी, सिंपल। और फिर यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स। इसी तरीके से अगर कैट का बनाना है तो C1 में कर दूंगा इसको, और डॉग की जगह मैं क्या कर दूंगा, कैट कर दूंगा, कैट की क्लास का नाम ये रहा, सही है। तो अब मैं D1 को अगर मैं रन करूँ कैसे करूँगा, D1 लिखूंगा मतलब ऑब्जेक्ट का नाम, जिस क्लास का मेथड हमें रन करना है, इस क्लास का करना है, तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट उठाया, D1 उठाया, डॉट लिखा, ईट का मेथड आ गया, यहाँ पे मैंने इसको कॉल कर दिया राउंड ब्रैकेट लगा के। सेम टू सेम मैंने C1 में भी यही काम किया कि C1 के मेथड से C1 की ऑब्जेक्ट से मैंने ईट का मेथड कॉल कर दिया। तो क्या होगा, ये प्रिंट हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपल क्या हो गया, मेथड ओवर राइडिंग हो गई, ठीक है। यहाँ पे आ गया डॉग इज ईटिंग बोन्स, यहाँ पे आ गया कैट इज ईटिंग चिकन, ठीक है। तो ये हमारे पास मेथड ओवर राइडिंग हो गई, ये सिंपल था बहुत। और पैरामीटर्स वाली चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मुझे पैरामीटर्स इसके, अच्छा एनिमल का भी दिखा देता हूँ पहले। एनिमल का ऑब्जेक्ट मैं अगर बनाऊँ, लेट एनिमल 1 इज इक्वल्स टू न्यू एनिमल, और यहाँ पे मैंने एनिमल का ऑब्जेक्ट से इसका जब डॉट लगाऊंगा तो ईट का मेथड आ जाएगा, तो ये भी कॉल हो जाएगा, सिंपल। मैं वापस आउटपुट दिखा देता हूँ, तो एनिमल इज ईटिंग आ जाएगा, एनिमल इज ईटिंग, ठीक है। अब मैं इसमें अगर मुझे कुछ पैरामीटर पास करना है कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कुछ स्ट्रिंग पास कर दूँ, बोन्स यहाँ से मैं पास कर दूँ, बोन्स यहाँ से मैं हटा देता हूँ बोन्स, और यहाँ से चिकन हटा देता हूँ। और इसी तरीके से कैट में भी मैं चाहता हूँ कि कुछ पैरामीटर पास कर दूँ, चिकन, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब क्योंकि मैंने जब पैरामीटर नीचे से पास किए ईट के मेथड के अंदर,
तो मुझे यहाँ पे भी इसके पैरामीटर देने पड़ेंगे, जाहिर सी बात है ना। यहाँ पे भी मुझे पैरामीटर देने पड़ेंगे, लेकिन मैंने क्या कहा था कि पैरामीटर सेम रहते हैं, डाटा टाइप भी सेम रहेगी, उनका काउंट भी सेम रहेगा। तो हम लोग सेम पैरामीटर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। मैं ले लेता हूँ एक पैरामीटर पैरम के नाम से, और यहाँ पे मैं तीनों में मैंने सेम पैरामीटर ले लिया स्ट्रिंग। तो जैसे ही हम यहाँ पे हम लोग जब कॉल कर रहे हैं मेथड को, यहाँ पे मैंने बोन्स कॉल किया, यहाँ पे चिकन कॉल किया, एनिमल में भी मैं कुछ पास कर देता हूँ, एनिमल इज ईटिंग कर देता हूँ खाली, ठीक है। और यहाँ पे इस पैरामीटर को हम लोग क्या करवा लेंगे, यूज़ कर लेंगे कंसोल डॉट लॉग के अंदर पैरम। सेम टू सेम यहाँ पे भी यही, दोनों में मैं पैरम लगा दूंगा। तो इससे ये होगा कि ये जो पैरम हम नीचे से पास कर रहे हैं वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, डॉग इज ईटिंग जो भी हमने पास किया होगा वो आ जाएगा, कैट इज ईटिंग जो भी पास किया होगा वो आ जाएगा, एनिमल इज के आगे जो भी हमने पास किया होगा वो आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ना पैरामीटर्स सेम पास करते हैं। इसमें मेथड ओवरलोडिंग में हम लोग क्या कर रहे थे कि अलग पैरामीटर्स पास कर रहे थे, काउंट भी अलग हो सकता था और डाटा टाइप भी अलग हो सकती है। यहाँ पे क्या है कि डाटा टाइप भी सेम है, काउंट भी सेम है, और एनिमल मेथड का नाम भी सेम है। इसको रन करके दिखा देता हूँ। एनिमल इज ईटिंग, मैंने यहाँ से ईटिंग पास किया था, ये रहा, मैं इस मेथड के अंदर ईटिंग पास किया था। यहाँ पे मैंने बोन्स पास किया था, स्पेस नहीं दिया इसलिए इस मिल गया, डॉग इज ईटिंग बोन्स, सही है। और यहाँ पे मैंने कैट में C1 में चिकन पास किया था, तो कैट इज ईटिंग चिकन, तो इसलिए यहाँ पे स्पेस पास नहीं किया था, स्पेस यहाँ पे पास कर दूंगा। ये इधर मैंने स्पेस पास कर दिया और यहाँ पे भी मैं स्पेस पास कर दूंगा तो सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मेथड ओवरराइडिंग हो गया। अब बात आती है डिफरेंस की, तो डिफरेंस मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं। मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि मेथड ओवरलोडिंग के अंदर हम लोग मेथड का नाम तो सेम देते हैं, सही है, मेथड का नाम हम दोनों में सेम रह रहे हैं, मेथड ओवरलोडिंग में भी और मेथड ओवरराइडिंग में भी। लेकिन मेथड ओवरलोडिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं कि मेथड का नाम सेम है, मेथड का नाम सेम नेम है मेथड का, लेकिन क्या है कि उसके पैरामीटर्स जो है ना वो अलग होने चाहिए, पैरामीटर्स डिफरेंट होने चाहिए। कैसे डिफरेंट हो सकते हैं, या तो उसका काउंट अलग हो जाए, सही है, या तो 2 पैरामीटर है 3 4 हो जाए, या फिर उनकी डाटा टाइप अलग हो जाए। ठीक हो गया, डाटा टाइप अलग हो जाए, पैरामीटर्स की डाटा टाइप डिफरेंट हो जाए, सही है। तो ये हो गया मेथड ओवरलोडिंग का। और मेथड ओवरराइडिंग में क्या था, सेम नेम ऑफ मेथड है, सब चीज़ें सेम है, पैरामीटर्स भी सेम है, मेथड भी सेम है, मेथड का नाम भी सेम है, पैरामीटर भी सेम है, और पैरामीटर का काउंट भी सेम है, और डाटा टाइप भी सेम है। स्ट्रिंग है तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग ही लिया था। तो ये होता है मेथड ओवरराइडिंग। अच्छा, तो अब हम लोग जल्दी से गिटहब वाला कोड भी समझ लेते हैं। तो मैं अपने सर बिलाल की रिपोजिटरी में आ गया हूँ, और यहाँ पे मेरे पास मेथड ओवरराइड का फोल्डर है, उसके अंदर मैं आ गया हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे 2 फाइल्स है, car.ts और main.ts। car.ts को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास car.ts के अंदर एक क्लास है कार के नाम से, सही है, सिंपल क्लास है जैसे हम बनाते हैं। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ है इसकी, और एक अदद कंस्ट्रक्टर है, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने कुछ आर्गूमेंट्स पास किए हैं। तो जब भी ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो हम लोग ये आर्गूमेंट्स इसमें पास करेंगे, और फिर हम लोग ये जो प्रॉपर्टीज़ हमने ऊपर डिफाइन की हैं, डिक्लेयर की हैं, इनको सेट इनिशियलाइज कर देंगे, सही है। और एक ड्राइव का मेथड है जिसके अंदर हमने कुछ स्ट्रिंग्स प्रिंट करा दी हैं, कुछ स्ट्रिंग्स प्रिंट करा दी हैं हमने ड्राइव के मेथड के अंदर, और फिर हमने इस पूरी क्लास को, यानी कि ये जो क्लास हमने बनाई है, इस पूरी क्लास को एक्सपोर्ट कर दिया। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक ऐसा टॉपिक है जो मैंने अभी तक कवर नहीं किया, तो इसको मैं इंशाल्लाह रेपो की जो पूरी मैं वीडियो बनाऊँगा, सर्दिया की रेपो की, उसमें जो स्टेप्स हैं उसके अंदर मैं कवर कर दूंगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएगा ये। तो ड्राइव का मेथड है, और हमने पूरी क्लास को क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। अब कहाँ एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट का मतलब तो पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि पूरा कोड है इसको हम कहीं और यूज़ कर सकते हैं, किसी और फाइल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो हमने बेसिकली इसको एक्सपोर्ट किया main.ts के अंदर यूज़ करने के लिए। तो main.ts देख लेते हैं जल्दी से खोल के, और एक सेकेंड मैं इसको रिलोड कर लेता हूँ। हाँ, तो ये मेरे पास main.ts है। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्लास है, सही है, ये दूसरी फाइल है, main.ts दूसरी फाइल है। तो एक इस क्लास के अंदर ना हमारे पास 2 मेथड्स हैं, कौन कौन से, टर्न ऑन और टर्न ऑफ, ठीक है, टर्न ऑन और टर्न ऑफ, ये 2 मेथड्स हैं, और ये पेरेंट क्लास है। ये जो हमें इलेक्ट्रॉनिक्स दिख रही है ना, ये पेरेंट क्लास है, और इसके अंदर 2 मेथड्स हैं, टर्न ऑन और टर्न ऑफ। अब मेरे पास इसके नीचे एक क्लास बनी है रेफ्रिजरेटर,
और वो एक्सटेंड करिए इलेक्ट्रॉनिक्स को, यानी कि ये वाली जो क्लास है, ये वाली इलेक्ट्रॉनिक्स, ये पेरेंट क्लास है और रेफ्रिजरेटर चाइल्ड क्लास है या सब क्लास कह सकते हैं इसको। इसके अंदर मेरे पास दो और मेथड है, टर्न ऑन और टर्न ऑफ, लेकिन यहाँ पे ये शायद मिस्टेक हो गई है स्पेलिंग की, तो स्पेलिंग सेम होनी चाहिए वरना मेथड ओवरराइडिंग सही से इंप्लीमेंट नहीं होगी। तो यहाँ पे टर्न ऑन ही होनी चाहिए इसकी स्पेलिंग, ये मिस्टेक है छोटी सी, ठीक है। तो इसको सही कर देंगे सर। तो हमारे पास दूसरी क्लास हो गई, दूसरी चाइल्ड, और फिर हमारे पास तीसरी चाइल्ड क्लास कौन सी है, माइक्रोवेव, जो भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स को क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है। जो पेरेंट क्लास हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको ये भी एक्सटेंड कर रही है, तो ये दूसरी चाइल्ड क्लास है, इसके अंदर भी टर्न ऑन टर्न ऑफ है। और वॉशिंग मशीन की ये तीसरी चाइल्ड क्लास है, इसके जो तीसरी चाइल्ड क्लास है इसके अंदर भी हमारे टर्न ऑन और टर्न ऑफ के मेथड्स हैं, तो ये भी एक्सटेंड करिए। तो अब इन सारे टर्न ऑन और टर्न ऑफ का बनाने का मकसद ये है कि माइक्रोवेव में हम लोग ने माइक्रोवेव लिखा है, सही है, वॉशिंग मशीन में हमने लिखा है वॉशिंग मशीन टर्न ऑन, और यहाँ पे रेफ्रिजरेटर में लिखा है रेफ्रिजरेटर टर्न ऑन। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स में लिखा है इलेक्ट्रॉनिक्स टर्न ऑन। तो इन सारी चाइल्ड क्लासेस को हमने एक्सटेंड कराया और सिंपल मेथड ओवरराइडिंग कर दी, मेथड्स के नाम सेम रख दिए, ठीक हो गया, बस सिंपल। इसी तरीके से हम लोगों ने जब ये सारा काम कर दिया, यहाँ पे हमारी क्लास एंड हो गई। तो क्लास एंड होने के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट हमने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स का बनाया और उससे हमने टर्न ऑन करा दिया, फिर रेफ्रिजरेटर का बनाया ऑब्जेक्ट, सही है, और फिर हमने उसको उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उस मेथड को करा दिया। इसी तरीके से माइक्रोवेव और वॉशिंग मशीन का बना के करा दिया। तो सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं किया, सिंपल टर्न ऑन का मेथड चल जाएंगे सारे और हमारे पास ये कंसोल डॉट लॉग प्रिंट होकर आ जाएंगे। तो ये मेथड ओवरराइडिंग था। अब इसकी एक और एग्जाम्पल है, तो उस एग्जाम्पल के अंदर क्या है कि एनिमल की क्लास बनी हुई है, एक कंस्ट्रक्टर है वही, और एक मेक नॉइस का फंक्शन है, मेक नॉइस का फंक्शन है, सॉरी मेथड है, ठीक है, क्लास के अंदर तो वो मेथड हो जाता है ना, तो मेक नॉइस का एक मेथड है। इसी तरीके से हमने क्लास डॉग बनाया, उसको एक्सटेंड किया एनिमल से, तो डॉग हमारी चाइल्ड हो गई, एनिमल हमारी पेरेंट हो गई। फिर एक कंस्ट्रक्टर डॉग का, फिर एक स्निफ का मेथड, फिर मेक नॉइस का मेथड। अब यहाँ पे गौर करें, स्निफ का जो मेथड है, स्निफ का मेथड ये ऊपर नहीं था, तो यहाँ पे स्निफ के मेथड में मेथड ओवरराइडिंग नहीं लग रही। कौन से मेथड में लग रही है, मेक नॉइस का, क्योंकि मेक नॉइस का मेथड पेरेंट में भी मौजूद है और चाइल्ड में भी मौजूद है, तो मेक नॉइस का मेथड पे ओवरराइडिंग लग रही है। स्निफ का मेथड इसका अपना मेथड है, इसमें मेथड ओवरराइडिंग नहीं लग रही, ठीक है। सेम टू सेम हमने यही किया, कैट में क्लाइम का जो मेथड है उसका अपना मेथड है और एक कंस्ट्रक्टर है और एक मेक नॉइस का मेथड है। मेक नॉइस का मेथड है वो एनिमल में भी मौजूद था, तो यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग इंप्लीमेंट हो रही है। इसी तरीके से काऊ का है, काऊ में भी इसने मेक नॉइस का जो मेथड है ये इसका यहाँ पे ओवरराइडिंग हो रही है। बाकी प्रोड्यूस मिल्क हो गया कंस्ट्रक्टर, ये इसका अपना कंस्ट्रक्टर है और इसका अपना मेथड है, प्रोड्यूस मिल्क इसका अपना मेथड है। तो सेम टू सेम हमने यही काम किया यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में, जो जो आर्गूमेंट्स पास करने थे, ये कंस्ट्रक्टर जो हमने बनाया इसमें नेम कलर एज पास करना था, तो नेम कलर एज पास कर दिया और फिर हमने मेथड को कॉल करा दिया। तो कुछ नया काम नहीं किया, वही उसी तरीके से हम लोग मेथड्स को कॉल करा रहे हैं और मेथड ओवरराइडिंग इंप्लीमेंट हो रही है। अब हमारे यहाँ पे बारी आती है कार की, कार वाली, जो अभी हमने यहाँ पे कोड देखा था ना ड्राइव का, तो यहाँ पे वो वाला कोड यूज हो रहा है। अब यहाँ पे आप लोग देखें इम्पोर्ट कर रहे हैं। अगर मैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात करूँ तो आप लोग को पता है कि मुल्क जो होता है हमारा, जैसे मुल्क कुछ चीज़ें इंपोर्ट करता है कुछ एक्सपोर्ट करता है, गवर्नमेंट जो होती है कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट कर रही है कुछ इंपोर्ट कर रही है। सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट है कि एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि आप बाहर भेज रहे हो कोई चीज़, और इंपोर्ट का मतलब होता है बाहर से कुछ मंगवा रहे हो, सही है, जैसे कि चावल आप मंगवा रहे हो या कुछ और मंगवा रहे हो, या चावल बाहर भेज रहे हो, या शुगर हो गई, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ही होता है। एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजना, इम्पोर्ट मतलब बाहर से कुछ मंगवाना। तो इम्पोर्ट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से हम लोग ये जो हमने डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट किया था कार की क्लास को, यहाँ से हम ये क्लास को मंगवा रहे हैं। तो इस पूरे लाइन के बजाय आप लोग ये समझ लें कि ये वाला जो पूरा कोड है, ये जो पूरा कोड है पूरी क्लास, ये उठ के यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो वो वाली क्लास जो यहाँ पे थी वो उठ के यहाँ पे आ गई। अब इसमें ड्राइव का मेथड एक था, याद रखिएगा, सही है। तो ड्राइव का मेथड समझ लें आप, उठ के ये पूरी क्लास यहाँ आ गई, तो ड्राइव का मेथड भी आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक और क्लास बनी, उसको एक्सटेंड कर दिया कार से। अब कार की क्लास ऊपर बनी हुई है, आप लोग समझे कि बनी हुई है, ये बनी हुई है, मतलब यहाँ पे बनी हुई है कार की क्लास। तो क्या हो रहा है कि हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं ऑटोमेटिक कार को कार से, सही है, और उसके अंदर हमने एक मेथड बना दिया, डायरेक्ट हमने एक मेथड बना दिया, कुछ कंस्ट्रक्टर कुछ प्रॉपर्टी नहीं दी, तो डायरेक्ट मेथड बना सकते हैं हम लोग, ऐसी कोई बात जरूरी नहीं होता कि हम लोग कंस्ट्रक्टर जरूर बनाएं, जरूरत नहीं है तो नहीं बनाएं। तो डायरेक्ट मेथड बना दिया, उसमें हमने डायरेक्ट ही ओवरराइडिंग इंप्लीमेंट कर दी, सिंपल। तो अब हम लोग इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट बनाया कार का, आप लोग चाहो तो कार का बना लो, चाहो तो ऑटोमेटिक कार और इस क्लास का बना लो, आपकी मर्जी है। कार का भी बना सकते हैं, ऑटोमेटिक कार का भी बना सकते हैं। यहाँ पे दोनों तरीके से किया था, पहले कार का बनाया फिर ऑटोमेटिक कार का बना दिया, सही है। तो दोनों का ऑब्जेक्ट बनाया और फिर दोनों मेथड्स को कॉल कर लिया, तो यहाँ पे मेथड ओवर राइडिंग हो गई। एक बार ये चीज़ चल जाएगी, एक बार ये प्रिंट होके आ जाएगा, एक बार हमारे पास ये प्रिंट होके आ जाएगा, सही है, ये वाले कंसोल्स प्रिंट होके आ जाएंगे, दिस इज मैनुअल कार,
इंजन स्टार्ट, प्रेस क्लच, क्योंकि पहले हमने ये वाला कॉल कराया ना ड्राइव, तो पहले वो प्रिंट होके आ जाएगा कार का। सही है, कार की क्लास का जो ड्राइव होगा, कार की क्लास में जो ड्राइव होगा, क्योंकि पहले हमने कार का ऑब्जेक्ट बनाया, तो कार की क्लास में कौन सा था, ये रही कार की क्लास, यहाँ पे ड्राइव का मेथड है, तो यहाँ पे ड्राइव का मेथड चलेगा और क्या क्या प्रिंट हो जाएगा, ये सब चीज़ें प्रिंट हो जाएगी। फिर इसी तरीके से हमने ऑटोमेटिक कार का जब ऑब्जेक्ट बनाया, ये ऑटोमेटिक कार, इसका ऑब्जेक्ट जब बनाया, तो इससे जब हमने ड्राइव कॉल किया तो ये प्रिंट होकर आ जाएगा, दिस इज ऑटोमेटिक कार इंजन स्टार्ट इंक्रीज। तो समझ आया, इस तरीके से हम लोग मेथड ओवर राइडिंग इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई और समझ आया हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।